जय हिंद आप सभी को। क्या हाल चाल है आपके? आई होप सब ठीक ठाक है और पढ़ाई लिखाई आपकी बढ़िया चल रही है। ठीक है। हमने ज्योग्राफी की 5 क्लासें ऑलरेडी ख़त्म कर ली हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक क्लास में कम से कम 2 चैप्टर तो दे पाऊँ, क्योंकि टाइम लग रहा है और 2 दिन का अंतराल हो रहा है, तो आपका दिन नुकसान ना हो, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि 2-2 चैप्टर करके ख़त्म करें। ठीक है। अभी हमने 5 क्लासें देख ली हैं, छठा क्लास है। ये क्लास है काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी एफर्ट लगने वाला है इसमें, आपका भी और मेरा भी। इसलिए क्योंकि एसएससी ने इस बार इसको इंक्लूड कर लिया अपने सिलेबस में। ठीक है। काफ़ी कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, समझने वाला चैप्टर है और एक बार समझ लोगे तो सवाल हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल तुमसे डिफ़िकल्ट सवाल नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है। बाकी इस क्लास से ना जो सीडीएस के भी बच्चे हैं, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो सीजीएल भी देने वाले हैं, सीडीएस भी देने वाले हैं या उस तरीके के एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनको भी इससे फ़ायदा होने वाला है। ठीक है। वो बच्चे भी ध्यान रखेंगे, वो बच्चे भी पढ़ सकते हैं। बाकी और एग्ज़ाम के बच्चे तो पढ़ ही सकते हैं। ठीक है। और हम ऐसे पढ़ेंगे कि इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको कर लेना है। मैं सब कुछ लिख के लाया हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है और ये भी मैं बताता चलूँगा कि क्या नहीं पढ़ना है इसमें से। ठीक है? जो तुमसे नहीं पूछेगा, जो पूछेगा हम उस पर ज़्यादा फ़ोकस करेंगे। यही तो मेरा काम है, वरना तो तुम खुद से भी पढ़ सकते हो सारी चीज़ें। तो मैं तुम्हें वो भी बताऊँगा कि क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन्स आएँगे। ठीक है? स्टार्ट करें? चलो, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो मोटा-मोटी आज का एजेंडा जो रहने वाला है हमारा, इसमें तो जो चैप्टर है जियोमॉर्फिक प्रोसेस वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में भू आकृति जनक प्रक्रियाएँ कह देते हैं। उसके अलावा इसके टाइप्स होते हैं एंडोजेनिक प्रोसेस, जिसको अंतर्जात प्रक्रियाएँ, और एक्सोजेनिक प्रोसेस, जिसको बहिर्जनित प्रक्रियाएँ कहते हैं। उसके अलावा डिन्यूडेशनल प्रोसेस होता है, हिंदी एक बार देख लेना इसका। और सॉइल फॉर्मेशन, ये तो डायरेक्ट यही एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मिट्टी बनने के प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो पीडोजेनेसिस कह देते हैं। ठीक है। आज हम डिटेल में देखेंगे। तो ये हो जाएगा। उसके अलावा हम लैंड फॉर्म्स या लैंडस्केप दोनों देखेंगे, यानी स्थल रूप एवं परिदृश्य, इन दोनों चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़े तो हम लैंड फॉर्म्स और उनके इवोल्यूशन, यानी उनका विकास कैसे हुआ और क्या क्या लैंड फॉर्म्स हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप जानते हो ना कि ग्लेशियर से लैंड फॉर्म्स बनते हैं, रनिंग वाटर यानी नदियों से बनते हैं, हवा से बनता है, वाटर वेव एंड करंट से कौन कौन से लैंड फॉर्म से बनते हैं, स्थल रूप बनते हैं, वो सब समझेंगे। स्थल रूप क्या होता है, ये सब 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 समझेंगे। ठीक है। तो धैर्य रखें और इस क्लास के बाद काफ़ी सारी चीज़ें आपकी क्लियर होने वाली है। जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो वो जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ मैं पीडीएफ पहले अपलोड कर देता हूँ और बाकी जो भी अपडेट होता है मैं वहाँ दे देता हूँ। बाकी आपका मन हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने यार दोस्तों को, साथी संगाती को बता सकते हो कि कोई बंदा आपके लिए बहुत एफर्ट कर रहा है। ठीक है। और तभी दम लेगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जा सकता है। ठीक है। पढ़ते रहिए, मैं अपना पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ, आप भी एफर्ट लगाइए। जहाँ कठिन चीजें हैं उनको भी समझना है, जो आसान चीजें हैं उनको भी समझना है। ऐसा नहीं है जो कठिन है उसको छोड़ देना है। यही तो वो चीजें हैं जहाँ पर मेहनत ज्यादा करनी है। जो कठिन है सब छोड़ रहे हैं, उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है ना, वहां तो मेहनत कर लो। और यही है जो तुम्हें बाकी लोगों से, पूरी भीड़ से अलग ले आके खड़ा करेगा। एफर्ट हमारा भी ज्यादा लगता है, तुम्हारा भी लगना है, तुम बस पढ़ लो इसको। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हर चीज समझेंगे। सबसे पहला इस ये जो है चैप्टर, ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस पे है। ठीक है। क्योंकि उससे बाहर नहीं आएगा। होता क्या है, पहला सवाल जनरेट होता है, वो आपके एनसीईआरटी में भी पूछा हुआ है कि जरा मुझे एक बात बताओ कि जो पृथ्वी का सतह है, पृथ्वी का सरफेस है, क्या हर जगह समान है क्या, क्या हर जगह बराबर है क्या हर जगह समतल है क्या? ठीक है, नहीं है ना। वही बात ये पूछ रहा है कि नहीं है? नहीं है। कहीं पर गड्ढा है, गड्ढे में पानी है, तालाब है, नदी है, वो भी गड्ढा है। ठीक, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर बराबर समतल जमीन है, कहीं पर एकदम बढ़िया घास उगे हुए हैं। तो हर जगह कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें हैं, बराबर नहीं है। अब ये क्यों है भाई साहब, अलग अलग बनावटें क्यों है? क्योंकि तुम्हें पता है जो हमारा क्रस्ट है, क्रस्ट का मूवमेंट होता है। हम यही बात तो पढ़ रहे हैं पिछले 2-3 क्लासों में। ठीक है, कि क्रस्ट के ऊपर क्या है, कि क्रस्ट अलग अलग प्लेट्स में बटा है। उन प्लेट्स के नीचे स्थिनोस्फियर है, मैग्मा का लेयर है, जिसके ऊपर वो तैरते रहते हैं। याद आ रहा है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी? तो उस पर ये तैरते रहते हैं और उसके कारण मूवमेंट होता है। अब उस मूवमेंट के कारण इसके अलावा पृथ्वी भी घूम रहा है, तो वो भी एक मूवमेंट है। बट मेन है क्रस्ट का मूवमेंट, जिसके कारण तुम्हें पता है ना कि प्लेट्स आपस में टकराती हैं।
ठीक है, या प्लेट्स आपस एक दूसरे से दूर जाती हैं, ठीक है, तो इसके कारण भी कई सारी चीजें हमारे को देखने को मिलती है, या प्लेट्स आपस एक दूसरे के पैरेलल मूव करती हैं तो भी कई सारी चीजें बनती हैं। वही सारे कारण है जिसके कारण जो हमारा पृथ्वी का सतह है, पृथ्वी का सरफेस है, वो एक जैसा एक समान हर जगह नहीं दिखता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसके और भी क्या फैक्टर्स हैं समझना। अच्छा, एक बात याद रखना है कि जो पहले मूवमेंट था ना, जब पृथ्वी टूट के अलग हुई, नई नई बनी थी, ऑब्वियस बात है उस समय ज्यादा मूवमेंट होगा। अभी मूवमेंट कम है, स्लो है। और अगर हम बात करें तो मेन जो है दो तरह के फोर्स हैं जो इस घूमने के कारण जनरेट हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, और उसके कारण ये पूरा का पूरा जो पृथ्वी पर तुम्हें बढ़िया बढ़िया वाटरफॉल दिख रहा है, बढ़िया बढ़िया पहाड़ दिख रहे हैं, वो सब इन्हीं के कारण हो रहा है। तो दो फोर्स यानी दो बल कौन कौन से हैं? एक तो है इंडोजेनिक। इंडो मतलब क्या होता है? अंदर से। और जेनिक मतलब क्या होता है? बनने वाला। तो अंदर जो बन रहा है, इंटरनल, ठीक है ना, इंटरनल फोर्स को हम क्या कहते हैं? इंडोजेनिक फोर्स। पहली बात, कैसे बनेगा ये हम अभी देखेंगे। दूसरा होता है एक्सोजेनिक फोर्स। एक्सो मतलब क्या होता है? बाहर। और जेनिक मतलब बनना। ठीक है, तो जो फोर्स या जो भी बल बाहर से काम कर रहे हैं, पृथ्वी के सतह के बाहर क्या क्या है, या पृथ्वी के सतह के ऊपर क्या क्या है, वो सारी सतह पर जो काम करने वाले हैं, उन सबको हम एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पर जरा मुझे बताओ, इंडोजेनिक में क्या क्या आ जाएगा? जैसे पृथ्वी के अंदर से क्या क्या बल इसको मिल रहा है। उदाहरण के तौर पर तुम्हें पता है कि नीचे में मैग्मा है, ठीक है, वो भी जल रहा है, तो उसके कारण भी एक हीट निकल रही है, उसके कारण भी एक बल नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है, एक वो हो गया। और रेडियो एक्टिव मटेरियल नीचे जल रहे हैं, ठीक है ना, तुम्हें पता है ना कि अर्थ का क्रस्ट अंदर टूट के जाता है, सब बातें पढ़ा चुका, मारूंगा अगर नहीं पता है तो जाके पढ़ो दोबारा से। ठीक है, तो अंदर जाती हैं, उधर रेडियो एक्टिव मटेरियल भी जल रहा है, वो भी एक बल लगा रहा है। ठीक है, तो ये सब अंदर की चीजें होंगी, अभी डिटेल में हम कवर करेंगे। एक्सोजेनिक में क्या हो जाएगा? जैसे ऊपर से बारिश आ रहा है, सतह पर हवाएं चल रही हैं, एटमॉस्फेयर, ठीक है, और कई तरह की चीजें हैं, ठीक है, पानी है, नदियां हैं, सब अपना अपना काम कर रही हैं। तो ये दो तरह के फोर्सेस होते हैं जिनका मेन काम है, और यही दो रीजंस हैं जिनके कारण पृथ्वी की सतह बराबर एक समान नहीं दिखती। अब देखो, इंडोजेनिक जो फोर्स होता है ना, अभी हम देखेंगे, उसका मेन काम है अपलिफ्ट करने का और बिल्ड करने का। मतलब कि जो सतह है उसको ऊपर ले जाने का, ऊपर ले जाएगा तो क्या बनाएगा? पहाड़ बनाएगा, या नया कुछ बनाने का। ठीक है, नया कुछ बनाने का। ठीक है, इसमें इंडोजेनिक का बहुत बड़ा योगदान होता है, और एक्सोजेनिक का क्या योगदान होता है वो भी हम देखेंगे। दोनों फोर्सेस लगभग हर समय बराबर बराबर काम करते हैं। अब देखो, तुमने समझ लिया ये बात कि भाई पहले ये कि पृथ्वी एक समान हर जगह नहीं है, उसके पीछे दो फोर्स काम कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो दो फोर्स हैं जो काम कर रहे हैं, जिसके कारण पृथ्वी हर जगह समान नहीं दिख रही है, हर जगह अलग अलग दिख रही है, इस प्रक्रिया को हम जियोमॉर्फिक प्रोसेस कह देते हैं, या भू आकृति जनक प्रक्रिया कह देते हैं। देखो, इसको भी तोड़ के समझते हैं। जियो का मतलब क्या होता है? जमीन से जुड़ा हुआ, ठीक है, अर्थ, पृथ्वी, ऐसे समझ लो। और मॉर्फिक मतलब मैंने बताया था, मॉर्फोलॉजी याद आ रहा है बायोलॉजी में, कि जो बाहरी से दिखने वाला स्ट्रक्चर है, बाहरी से दिखने वाली संरचना है, उसका मॉर्फो कह देते हैं, मॉर्फो से रिलेटेड होता है। तो जियोमॉर्फिक यानी जो जमीन के ऊपर दिखने वाली हमारे आकृतियां हैं, उनके बनने की प्रक्रिया को जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहते हैं, सिंपल। अब इसमें दो फोर्स काम कर रही हैं, जो दो फोर्सेस हमने देखी, इंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स। ठीक है, अब इंडोजेनिक फोर्स यानी अंदर से लगने वाले फोर्स के कारण, बल के कारण जो प्रक्रिया हो रही है, ठीक है, यही जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? इंडोजेनिक प्रोसेस। क्या कहते हैं? इंडोजेनिक प्रोसेस। ध्यान से देखना। और जो बाहर वाले के कारण हो रहा है, एक्सोजेनिक फोर्स के कारण हो रहा है, उसको हम कह देते हैं एक्सोजेनिक प्रोसेस। कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब इंडोजेनिक प्रोसेस किस किस के कारण हो सकता है? जैसे अर्थ के अंदर क्या है? टेक्टोनिक प्लेट है, उनके कारण। वोल्केनो है, उसके कारण अर्थक्वेक। ये सब अंदर से आ रहा है ना, ये अंदर से बल लगाएंगे, तो इन सब के कारण होने वाले को हम इंडोजेनिक प्रोसेस या अंतर्जात प्रक्रिया कह देते हैं। हिंदी में देख लेना। एक्सोजेनिक या बहिर्जनित प्रक्रियाएं किसको कह देते हैं? जो सतह के बाहर से, जैसे मैंने आपको बताया कि वेदरिंग वेदरिंग हम पढ़ेंगे, मास वेस्टिंग, इरोजन, ये सब बातें हम पढ़ेंगे। थोड़ी देर के लिए धैर्य रखो आप। चलो, यहां तक साथ हो तो आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल आता है कि सर, आपने पहले बता दिया कि भाई साहब पृथ्वी की सतह बराबर नहीं है, दो बल काम कर रहे हैं, जो प्रक्रिया के थ्रू वो बराबर नहीं है, अलग अलग चीजें बना रहे हैं, उसको हम जियोमॉर्फिक प्रोसेस कह देते हैं। अच्छा, अब इसका एक एजेंट होते हैं, अलग अलग एजेंट हैं। कौन कौन है एजेंट? जैसे मैंने आपको बताया ना कि
नदी हो गई, पानी हो गया, बर्फ हो गया, हवा हो गया, ठीक है, वेव्स एंड करंट हो गया, ये सारे के सारे क्या है, एजेंट है जो कि इसमें काम करते हैं। प्रोसेस तो तुम्हें पता ही है, ठीक है, प्रोसेस तुम्हें पता ही, यही बातें सारी लिखी हुई हैं। अब एक जो है सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो है ग्रेविटी। पृथ्वी के ऊपर तुम्हें पता है कि एक सबसे बड़ा जो फोर्स है वो कौन है, वो है ग्रेविटी। तो मेन जो रोल होता है ग्रेविटी का वो बहुत बड़ा हो जाता है। यहाँ पर अभी हम देखेंगे खास करके एक्सोजेनिक के केस में, ठीक है, ग्रेविटी का बहुत बड़ा रोल है। ये सारे के सारे मूवमेंट्स कराता है और कॉजेज स्ट्रेसेस। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया यानी स्ट्रेस एक तरह का प्रेशर है, प्रेशर है, ठीक है, जो प्रेशर लग रहा है ना पृथ्वी के सतह पर या अंदर में, उसको हम स्ट्रेस कहते हैं, प्रेशर ना कह के स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है, सिंपल। और शियर स्ट्रेस क्या होता है आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देना, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, जो जरूरत है वो मैं बताऊंगा। अब देखो जियोमॉर्फिक को हमने दो हिस्सों में बांट लिया अब तक, इंडोजेनिक एक्सोजेनिक। इसका समरी देख लो। इंडोजेनिक किसके कारण हो रहा था, अंदर के हीट के कारण, रेडियो एक्टिव के कारण, पृथ्वी के अंदर के आंतरिक स्ट्रक्चर के कारण। एक्सोजेनिक किसके कारण हो रहा है, बाहर के क्लाइमेट यानी वातावरण के कारण, मौसम के कारण, पानी के कारण, हवा के कारण, बर्फ के कारण, जितने भी बाहरी फैक्टर उन सब के कारण हो रहा है एक्सोजेनिक। अब इंडोजेनिक की बात करें तो ये दो अलग अलग हिस्सों में बढ़ता है। पहला है डायस्ट्रॉफिज्म और दूसरा है वॉल्केनिज्म। घबराना नहीं है, अभी दोनों चीजें समझेंगे, सिर्फ अंग्रेजी है हल्की फुल्की। एक्सोजेनिक में मेनली चार केस आते हैं, ठीक है, ये इरोजन ट्रांसपोर्टेशन एक ही मान लेना, ये एक साथ ही हम पढ़ेंगे। तो वेदरिंग, एक तो आता है वेदरिंग, दूसरा आता है मास वेस्टिंग, तीसरा आता है इरोजन, चौथा आता है डिपोजिशन। तो ये हो गए चार, ठीक है। इरोजन ट्रांसपोर्टेशन एक जैसा होता है, हम देखेंगे। ये दोबारा रिपीट हो गया, यहाँ देखो। सो इंडोजेनिक प्रोसेस, अब डिटेल में हम बात करते हैं। अभी तक भूमिका बंध गई है तो तुम्हें आइडिया लग गया कि क्या होना है। तो इंडोजेनिक प्रोसेस, तुम एक बात समझ गए सर कि जो अंदर से इसके बैठा हुआ फोर्स है, अंदर बैठा हुआ कोई है, कौन है अंदर बैठा हुआ, वो है हीट, वो है प्रेशर, वो है रेडियो एक्टिविटी, वो है कन्वेक्शनल करंट। ये सारी बातें मैं पढ़ा चुका हूँ, इसलिए अब मैं बोल के निकल रहा हूँ। तो अंदर बैठा हुआ कोई है जो इसके बल लगा रहा है, उसको हम इंडोजेनिक फोर्स कह देते हैं। और उसके कारण जो प्रक्रिया हुई उसको हम कह दिए इंडोजेनिक प्रोसेस या अंतर्जातीय प्रक्रियाएं, ठीक है। अब उसके कारण क्या क्या बनते हैं, उसके कारण बनते हैं माउंटेन्स, प्लेट्यू यानी पहाड़, पठार, ठीक है, फोल्ड। हम इन सबको एक एक करके देखेंगे। और इस इंडोजेनिक प्रोसेस को हम दो हिस्से में बांटेंगे, एक कहलाता है डायस्ट्रॉफिज्म और एक कहलाता है वल्केनिज्म। डायस्ट्रॉफिज्म में क्या होता है बताओ। तो डायस्ट्रॉफिज्म वो प्रक्रिया होती है जो सिर्फ अर्थ के मूवमेंट के कारण अगर कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है देखो, ये क्या करता है डायस्ट्रॉफिज्म, इसमें होता है डिफॉर्म, डिफॉर्म, अपलिफ्ट, डिप्रेस और डिस्प्लेस अर्थ का क्रस्ट। अर्थ का क्रस्ट, पृथ्वी की ऊपरी सतह अगर डिफॉर्म हो, डिफॉर्म यानी मुड़ जाए, ठीक है, उसका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो बदल जाए, संरचना वो बदल जाए। अपलिफ्ट का मतलब जो सतह है हमारी वो नॉर्मल ऐसे है, अपलिफ्ट मतलब ऊपर की तरफ चला जाए। डिप्रेस का मतलब है गड्ढा पड़ जाए, ठीक है। और डिस्प्लेस का मतलब है ये जो सतह है ये एक जगह से उठ कर दूसरी जगह चला जाए। तो ये सारी प्रक्रियाएं जब होंगी तो हम उसको कह देते हैं डायस्ट्रॉफिज्म। मतलब सिंपल सिंपल इतना समझ लो कि पृथ्वी के क्रस्ट के साथ जब छेड़छाड़ हो रहा है तो हम उसको कह देते हैं डायस्ट्रॉफिज्म। और ये सबसे ज्यादा कब होता है, मूवमेंट के कारण। किसके मूवमेंट के कारण, प्लेट्स के मूवमेंट के कारण, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। अब ये जो मूवमेंट्स होता है वो तो इंडोजेनिक फोर्स के कारण हो रहा है, ये भी आपने देख लिया कि भाई कोई बल काम कर रहा होगा ना, इंडोजेनिक फोर्स। अब इस डायस्ट्रोफिज्म से क्या क्या चीजें बनती हैं, फोल्ड्स बनते हैं, फॉल्ट्स बनते हैं, माउंटेन्स बनते हैं, प्लेट्यू बनते हैं, रिफ्ट वैली बनते हैं और बेसिन्स बनते हैं। ये सब हम पढ़ेंगे कि करके क्या होते हैं, ठीक है, घबराना नहीं है। अच्छा, इस डायस्ट्रोफिज्म को भी आगे चार हिस्सों में बांटा गया है। एक कहलाता है ओरोजेनी, एक कहलाता है एपिरोजेनी, एक कहलाता है अर्थक्वेक और एक कहलाता है प्लेट टेक्टोनिक। चार चीजें, दो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अर्थक्वेक और प्लेट टेक्टोनिक। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जो तुमने पढ़ा था वो वही सेम यहाँ पर भी पढ़ना था, तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, ओरोजेनी और एपिरोजेनी। यहाँ से सवाल बनते हैं। क्या सवाल बनता है, सबसे पहला सवाल तो ये बनता है कि ओरोजेनिक प्रोसेस किसको कहते हैं। तो माउंटेन बिल्डिंग को यानी पहाड़ के, पर्वत के निर्माण को हम ओरोजेनिक प्रोसेस या ओरोजेनिक मूवमेंट कहते हैं। यहाँ से एक सवाल बनता है या पूछा जाता है, ठीक है। तो पहली बात तो तुम ये समझ गए कि सर पहाड़ के बनने की प्रक्रिया ओरोजेनिक मूवमेंट कहलाती है। पहाड़ कैसे बनता है, कैसे बनता है मैं बताता हूँ। जैसे पृथ्वी की दो सतह हैं, मान लो ऊपर का सतह है क्रस्ट वाला,
तो दो प्लेटें हैं आपस में, जब ये एक दूसरे के क्लोज आएंगी, एक दूसरे के तरफ मूव करेंगी, तो क्या होगा तुम सोच के देखो। उदाहरण के तौर पे ऐसे देख लो, ये मान लो एक पेपर था, ठीक है, ये एक पेपर था, पेपर है। तुमने इस कॉर्नर से, इस साइड से क्या करा, हल्का सा इधर की तरफ दबाओ, और इस कॉर्नर से दोनों साइड पहले हथेलियों से दबा दो, और इन दोनों को अंदर की तरफ दबाओ, तो तुम देखो क्या कि ये ऐसे बीच में आकर के ऐसे उठ रही है, ठीक है, ऐसे उठ रही है। ऐसे ही होता है जब आपस में प्लेट एक दूसरे के तरफ आते हैं ना, तो वो क्या कर जाते हैं, बेंड कर जाते हैं, अपलिफ्ट कर जाते हैं, ऊपर की तरफ मुड़ जाते हैं, ठीक है। अब इस मुड़ने के कारण ये क्या हो जाता है कि माउंटेन्स बनते हैं, तुम्हें पता है ना, प्लेट्स मुड़ रहे हैं तो क्या बनेंगे, माउंटेन्स बनेंगे। सिंपल, सिंपल, ठीक है। तो अब यहां से आता है क्या, केस आता है फोल्ड माउंटेन्स का, एंटीक्लाइंस इंक्लाइंस का, और थ्रस्ट बेल्ट का। ये क्या होता है ये भी अभी बता दूंगा। अच्छा, माउंटेन में तुम्हें एग्जांपल देने की जरूरत है, हिमालय पर्वत, एप्स पर्वत, एंडीज पर्वत, रॉकी पर्वत, ये सारे सारे हो गए। ये काफी वायलेंट होता है, जो मूवमेंट हो रहा है ना, काफी तेज एक दूसरे की तरफ झटका मारते हैं, रैपिड होता है। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हो। सिंपल दो बातें, ओरोजेनिक प्रोसेस माउंटेन बिल्डिंग को होता है, और कंप्रेशन के कारण होता है, एक दूसरे की तरफ कन्वर्जेंट होने के कारण हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो यहां से देखो, अब यहां थोड़ा समझ लो। ये देखो जैसे कंटिनेंटल क्रस्ट है, ये तो केस हम समझ चुके हैं ऊपर वाला, इसको रहने दो। ये देखो ये समझ आएगा, ये भी एक क्रस्ट है, ये भी एक क्रस्ट है, मान लो, ठीक है। क्रस्ट वन, क्रस्ट टू, दोनों क्या है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, यानी मिट्टी मिट्टी वाले क्रस्ट है। अब होगा क्या, दोनों जब एक दूसरे के तरफ आएंगे और टकराएंगे, तो जो भारी होगा वो नीचे, और जो हल्का होगा वो ऊपर। तो ये दोनों क्या करते हैं, ऐसे टकराते हैं। अब टकराने के कारण क्या हो जाता है कि कुछ सतह जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर जाती है, देख रहे हो, ये ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके मूव कर जाते हैं। अब यही जो बनता है वो माउंटेन बनता है, और इस प्रोसेस को मोरोजेनिक प्रोसेस कहते हैं। बस इतना काफी है। अब जो माउंटेन बना, तुमने देखा होगा कि ऐसे होता है माउंटेन। अभी जो माउंटेन बनता है, जो इसकी ऊपर वाली है, जो उठी हुई जो दिशा दिख रही है, देख रहे हो आप, इसको हम एंटीक्लाइन कहते हैं, ये बता चुका हूँ। और जो गहरा वाला आप देख रहे हो, इसको हम सीनक्लाइन कहते हैं। बस इतना ही जानना है, इतना ही जानना है, इससे ज्यादा मत जानना, ठीक है, ठीक है। चलो अब देखो, टाइप ऑफ माउंटेन्स, यहाँ से एक सवाल बनता है, फोल्ड माउंटेन से क्वेश्चन पूछा गया है। जो जो सवाल पूछा गया, जो जो पूछा जा सकता है, वो सब बताते चल रहा हूँ, ध्यान देना है। फोल्ड माउंटेन से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ब्लॉक माउंटेन से पूछा जा चुका है, और रेसिडुअल माउंटेन से पूछा जा चुका है क्वेश्चन। फोल्ड माउंटेन क्या होता है, जैसे मैंने बताया, एक उदाहरण की मान लो एक पेपर था, और हमने क्या करा, दोनों साइड से मोड़ा, दोनों साइड से जब दबाया तो क्या हो गया, बीच में ऐसे हो जाता है। तो ऐसे ही होता है जमीन के केस में, जब क्रस्ट है, अर्थ का क्रस्ट आपस में जब मुड़ती है, एक दूसरे की तरफ आती हैं, दो कोलाइड करती हैं प्लेट, देखो तो क्या होता है, फोल्ड हो जाती है, बीच में एक फोल्ड आ जाता है, उसके कारण माउंटेन बनता है। इसलिए इसको हम फोल्ड माउंटेन या वलित पर्वत कह देते हैं। जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हिमालय। ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन, तो हिमालय माउंटेन, एंडीज पर्वत, ये भी किसका है, एप्स पर्वत, ठीक है। ये सारे ऐसे याद रख सकते हो, हाँ, हाँ हाँ, यानी हिमालय, एप्स, एंडीज। तो ये तीनों पर्वत जो है, ये तीनों के तीनों फोल्ड माउंटेन के उदाहरण है। अब आता है ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन में ये होता है कि जब कोई पृथ्वी का एक बड़ा सा ब्लॉक, बड़ा सा हिस्सा, ठीक है, पृथ्वी का ऊपर का बड़ा सा हिस्सा ऊपर की तरफ उठ जाए, ऊपर की तरफ उठ जाए, ठीक है, तो उसके कारण जब पहाड़ बनेगा तो हम उसको ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कौन, विंध्या और सतपुड़ा का पहाड़। बस इतना याद रखना है। वॉल्केनिक माउंटेन नाम से पता चल रहा है कि जब वॉल्केनो आता होगा नीचे से ऊपर की तरफ, तो उसके कारण भी कई सारे पहाड़ डेवलप होते हैं। जैसे माउंट फ्यूजी, तुम्हें पता ना, जहाँ जहाँ ज्वालामुखी फटता है उसका माउंट क्यों लिखते हैं, क्योंकि उसके कारण भी ऊंचाई बन जाती है, पहाड़ बन जाता है। माउंट किलिमंजारो, माउंट वस्यूसियस, ये सारे हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। रेसिडुअल माउंटेन मतलब होता है जो बच गया। रेसिडुअल अंग्रेजी होता है, हिंदी होता है अवशेष। अवशेष मतलब बचा हुआ, यानी इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अरावली पर्वत। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है, अरावली पर्वत, ये पूछा जा चुका है। अब देखो, रेसिडुअल का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो पहले कोई पहाड़ रहा हो, अब इस पर हवा आया, पानी पड़ा, कुछ हुआ, बस हजारों लाखों साल तक हो रहा है, तो इसके कारण ये बहुत सारा हिस्सा इसका टूट गया, थोड़ा सा ही बचा हुआ है, इतना ही पहाड़ बचा हुआ है, तो हम इसको कहते हैं रेसिडुअल पर्वत, ठीक है। मतलब पहले ओरिजिनल में बहुत बड़ा रहा होगा, आज के समय बहुत छोटा है, बचा हुआ है, तो उसको हम रेसिडुअल पर्वत कहते हैं, जैसे अरावली है आज का, ठीक है। चलो, डोम माउंटेन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हो। बाकी जानने के लिए देख लो कि मैग्मा जब ऊपर की तरफ पुश करता है, तो कई बार क्या होता है, बाहर नहीं आता है, ठीक है, और वो ऊपर ही जम जाता है, ठीक है। तो इसके कारण जैसे डोम जैसा गुंबद नुमा एक स्ट्रक्चर बन जाता है, वो कहलाता है गुंबदाकार पर्वत। इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते, बस ये चार ध्यान रखना।
4 में भी 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, ये देख लो, पिक्चर से भी मैंने दिखाया। फोल्ड माउंटेन में ऐसे फोल्ड होता है। फॉल्ट फॉल्ट कैसे बनते हैं, खैर हटा दो, ये सारे देख लो। चलो, अब इपीरोजेनिक मूवमेंट क्या होता है। अब जैसे आपने ओरोजेनिक देखा, इपीरोजेनिक में एक बात याद रखनी है, जैसे वो क्या था, माउंटेन बिल्डिंग था, यानी पर्वत निर्माण के लिए था। ये महाद्वीप निर्माण के लिए होता है, पहली बात। ठीक है, महाद्वीप निर्माण कब होगा, तो देखो, स्लो ब्रॉड वर्टिकल मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट। ठीक है, जब क्रस्ट का मूवमेंट होता है, क्रस्ट ही तो टूट करके या फिर उसके हिस्से अलग अलग होकर के हमारे कंटिनेंट बनाते हैं, तो हम इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में क्या बना रहे हैं, महाद्वीप को बना रहे हैं। तो जब अर्थ का क्रस्ट हल्का सा यानी स्लो मूव करता है, ठीक है, और मेन है यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या, वर्टिकल मूवमेंट होता है। क्या होता है, वर्टिकल मूवमेंट होता है। ठीक है, वर्टिकल मूवमेंट होता है, जिसके कारण, जैसे मान लो यहाँ पर देखो, ये अर्थ का क्रस्ट है। ठीक है, अर्थ का क्रस्ट है। अब नीचे क्या बैठा हुआ है, नीचे बैठा हुआ है एस्थेनोस्फीयर। अब नीचे बैठा है मैग्मा, उस एस्थेनोस्फीयर में कौन बैठा है, मैग्मा। अब या तो ये ऐसा हो कि ये ऊपर की तरफ मूव करे, जब मैग्मा ऊपर की तरफ आएगा तो ये वाला फ्लोर भी तो ऊपर की तरफ जाएगा, इसके कारण क्या हो सकता है, ये टूट सकता है और ये अलग अलग हो सकता है, तो इससे भी एक मूवमेंट बन जाए, या एक अलग अलग ये कंटेंट बन सकता है। ठीक है, ये ऊपर आकर के। दूसरा ये हो सकता है कि ये एक नीचे धंस जाए और ये एक उसके ऊपर आ जाए, ये ऑटोमेटिकली जब नीचे धंसेगा तो ये थोड़ा ऊपर आ जाएगा। तो दो केस बनते हैं जिसके कारण कंटिन्यू बिल्डिंग हो सकती है या एपिरोजेनिक मूवमेंट हो सकता है। बस इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा नहीं जानना है। सिंपल, ओरोजेनिक एपिरोजेनिक खत्म हो गया। अब आ जाते हैं फोल्डिंग के बारे में। ठीक है, ये फोल्डिंग भी कराता है डायस्ट्रोफिज्म। तो फोल्डिंग में सिंपल उतना ही है कि क्या फोल्ड कराता है, जैसे आपने देखा ना, फोल्डिंग मैंने बता दिया कि ये सब पेज को जब मोड़ोगे दोनों साइड से तो क्या हो जाएगा, ऐसे बनेगा। तो ये बता ही चुका हूँ मैं, जैसे हिमालय फोल्डेड माउंटेन है। इंपॉर्टेंट है फॉल्टिंग, नॉट इंपॉर्टेंट। फॉल्टिंग में क्या होता है, जैसे मान लो कोई पहाड़ या पत्थर टूट जाए, ब्रेक कर जाए। ठीक है, फॉल्टिंग अकर्स व्हेन रॉक ब्रेक एंड मूव अलोंग ए फ्रैक्चर। ठीक है, जैसे मान लो एक पूरा पूरा पहाड़ था, अभी आपस में टूट जाए, ठीक है, और टूट करके ऐसे मूव करने लगे, तो हम इसको कह देते हैं कि भाई फॉल्ट है। क्या है, फॉल्ट है, टूट गया है तो फॉल्ट है। सिंपल, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हो। सिंपल, आगे बढ़े। चलो, जो कह रहा हूँ छोड़ सकते हो, छोड़ सकते हो, नहीं आएगा क्वेश्चन, गारंटी दे रहा हूँ, जब कह रहा हूँ नहीं आएगा तो नहीं आएगा, जितना बता रहा हूँ पढ़ लो। वल्केनिज्म में नहीं पढ़ाना है क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको डिटेल में कवर करा चुका हूँ, तो वल्केनिज्म हटा देते हैं। अब हम देखते हैं एक्सोजेनिक। इंडोजेनिक पढ़ लिया, इंडोजेनिक में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं एक्सोजेनिक पर। एक्सोजेनिक यानी बहिर्जनित प्रक्रियाएं। नाम से पता चल रहा है कि सर इसमें जो फोर्स या जो बल काम कर रहा होगा वो बाहर वाला होगा। अब बाहर वाला क्या हो सकता है, तो बाहर में क्या क्या है भाई बताना। टेक्टोनिक फैक्टर, फर्स्ट इज टेक्टोनिक फैक्टर। सेकंड ये हो सकता है कि टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, ग्रेविटी। तीन चीजें याद रखना है, पी वी टी। ठीक है, पी वी टी, पी से प्रेशर, वी से वॉल्यूम, टी से टेम्परेचर। ठीक है, तो ये तीनों के कारण क्या होता है, मेनली यहाँ पर एक्सोजेनिक चीजें प्रोसेस होता है। इसमें मेन जो होता है, मेन गेम होता है, वो होता है क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन का बड़ा खेल होता है इसमें। ठीक है, दूसरा एक और होता है, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं बताओ, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का बड़ा एक योगदान होता है। क्या होता है सर, दो बात समझो, दो फैक्टर। देखो, ग्रेविटी तो तुम्हें पता है कि पृथ्वी के कारण जो बल लग रही है, वो एक कारण है इसके लिए। दूसरा ग्रेडियंट इसलिए कह रहा हूं कि मान लो एक जगह पर कहीं ऊंचा है, एक जगह पर नीचे है। ठीक है, जमीन। ठीक है, तो हो सकता है कि ऊपर से नीचे की तरफ मूव करे, पहली चीज। दूसरा ये है कि कहीं पर मान लो कोई चीज ज्यादा है तो वहां सांद्रता ज्यादा होगी, कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा, कहीं पर कम है, इसके कारण भी एक मूवमेंट होगा, इस मूवमेंट के कारण एक फोर्स जनरेट होगा। तो जब ग्रेडियंट का मतलब अंतर होता है, जब कोई अंतर है, ठीक है, या ग्रेविटी का कारण है, या काइनेटिक एनर्जी, या जो भी बाहर से लगने वाला है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, जो भी कह, इन सब के कारण अगर कोई बदलाव देखने को मिलता है तो उसको हम एक्सोजेनिक प्रोसेस कह देते हैं। ठीक है, अब जितना एक्सोजेनिक प्रोसेस है उसको एक छाते में रखते हैं, जिस छाते का नाम क्या है, जिस एक बास्केट में रखते हैं, जिस बास्केट का नाम है डिन्यूडेशन। क्या नाम है, डिन्यूडेशन। डिन्यूडेशन का मतलब होता है छिलना, सिंपल, या उजागर करना, सिंपल। चलो, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस डिन्यूडेशन में हमें चार चीजें पढ़नी। पहले तो तुमने ये समझ लिया कि एक्सोजेनिक प्रोसेस क्या होता है। दुनिया में जितने एक्सोजेनिक प्रोसेस हैं 1 लाख होंगे, तो 1 लाख वो सारे के सारे एक समूह में रख दोगे तो कहलाता है डिन्यूडेशन। ठीक है, अब इस डिनोडेशन के मुख्यतः हमें चार प्रोसेस ही पढ़ने हैं। कौन कौन से,
वेदरिंग, मास मूवमेंट या मास वेस्टिंग, इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन डिपोजिशन। ठीक है, तो ये 4 हमें पढ़ने हैं बहुत डिटेल में। उससे पहले एक चीज और जान लो कि इस एक्सोजेनिक प्रोसेस में स्ट्रेस का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। स्ट्रेस मैंने आपको बताया ना कि फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी एक तरह का क्या होता है, ये प्रेशर होता है, दाब होता है। ठीक है, तो इसका भी एक्सोजेनिक प्रोसेस में, बहिर्जन प्रक्रिया में काफी ज्यादा योगदान होता है। और डिनूडेशन यानी डिन्यूड का मतलब क्या होता है कि छिलना। मान लो ऊपर की परत को छिल लिया, या कैसे ऊपर का परत लेकर के कहीं और चला गया, हम देखेंगे कैसे ले जाता है। दूसरा ये भी याद रखना है कि एक्सोजेनिक प्रोसेस होता है, हर जगह अलग अलग होता है, जगह के हिसाब से बदलते रहता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, अब यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पहला ये कि डिनूडेशन प्रोसेस 4 तरीके का, वेदरिंग, मास मूवमेंट, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन। अब इनके ड्राइविंग फोर्सेस कौन कौन से फोर्स है? पहला तो या तो सिंपल दे दे एक्सोजेनिक फोर्स, वो लगा देना। दूसरा, अगर डिटेल में जाके बात करें तो ड्राइविंग फोर्स में कौन हो सकता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। वेदरिंग के केस में, वेदरिंग क्या होता है ये हम अभी देखेंगे इसके बाद। तो वेदरिंग के केस में आ जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, या मॉलिक्यूलर स्ट्रेस, या केमिकल एक्शन। ये 3 चीजें आ जाती हैं। ग्रेविटेशनल पता है तुम्हें, मॉलिक्यूलर स्ट्रेस ये होता है जैसे मान लो देखो, वेदरिंग का मतलब पहले बता देता हूँ। वेदरिंग का सिंपल मतलब ये है कि जैसे मान लो पहाड़ है, हवा चला, हवा चला, हवा चला, हजारों लाखों साल हवा चलने के बाद क्या होगा? हल्का हल्का टूटेगा, इसमें से हल्का हल्का टूटेगा, तो इस टूटने की प्रक्रिया को वेदरिंग कहते हैं, सिंपल। अब इसके कारण कई सारे फैक्टर हो सकते हैं। एक तो ग्रेविटेशन, मान लिया तुमने ग्रेविटेशन भी लग गया, तो उसके कारण भी हो सकता है। दूसरा ये है मॉलिक्यूलर स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब तो प्रेशर, मॉलिक्यूलर मतलब ये भी किसी न किसी मॉलिक्यूल से बना है, किसी न किसी अणु से बना है। तो इस अणुओं के बीच में जो दाब लग रहा है, दबाव बन रहा है, उसके कारण उसको मॉलिक्यूलर स्ट्रेस कह देते हैं। केमिकल एक्शन, जैसे पानी पानी आया, बारिश आया, तो इसमें क्या हुआ? H2 हो गया। ठीक है, इसमें और भी मिनरल होंगे, तो वो मिनरल इसके साथ रिएक्शन किए और उसके कारण ये टूटने लगा, तो ये भी केमिकल एक्शन हो गया। मास मूवमेंट हम देखेंगे, इसका मेन फैक्टर होता है ग्रेविटेशनल, सिर्फ ग्रेविटेशनल। और इरोजन वाले में या ट्रांसपोर्टेशन में काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वेदरिंग। वेदरिंग हिंदी में कहलाता है ये अपक्षय। क्या कहलाता है? अपक्षय, अपक्षय या अपक्षय। वेदरिंग में 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। देखो, जैसे तो पहले मैंने आपको बता दिया कि मान लो पहाड़ है, पहाड़ है, तो अगर किसी न किसी फैक्टर के कारण, कई सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण मान लो ये टूटा है, ठीक है, टूटा टूटा और टूट करके यहीं रह गया, तो ये कहलाता है वेदरिंग। ठीक है, इसीलिए हम इसको इन सिटू कहते हैं। इन सिटू मतलब जहां पर है वहीं पर हो जाए, यानी टूट करके वहीं रह जाए। ये टूटा, इसका एक हिस्सा कंकड़ कंकड़ जैसे मान लो हल्के हल्के टूट करके यहीं पर गिर रहे हैं, दूर नहीं जा रहे, जब तक ये टूट के यहीं गिर रहा है तो कहलाता है वेदरिंग। ठीक है, मैकेनिकल ब्रेकडाउन केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक। ठीक है, जब ये टूटेगा तो इसका पत्थर टूटेगा, पत्थर टूटेगा तो इसके साथ साथ मिनरल भी टूट के बाहर होंगे। ठीक है, नो ट्रांसपोर्टेशन, यानी ये जहां से टूटे हैं वहीं रह जाते, सिंपल। अब इसको कौन कौन फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? पहला तो क्लाइमेट। क्लाइमेट में क्या आ जाएगा? टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी चीजें हो जाएंगी। बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेना तुम। दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा जो इसको इम्पैक्ट कर सकता है? वो है रॉक स्ट्रक्चर, कि पहाड़ कैसा बना है या पत्थर किस चीज का बना है, कैसा शेप है उसका, वो सारा हो गया। तीसरा ये है वेजिटेशन। वेजिटेशन यानी वहां पर किस तरह की चीजें हैं, किस तरह का वनस्पति है, किस तरह का जैविक विविधता है। ठीक है, वो सारी चीजें भी बहुत मैटर करती हैं, अभी हम समझेंगे। जैसे वेदरिंग को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला ये केमिकल वेदरिंग, नाम से पता चल रहा है कि सर ये किसी ना किसी केमिकल के कारण होता होगा। हाँ जी, तो पहाड़ या पत्थर या कोई चीज टूट रहा है, केमिकल के कारण टूट रहा है। कैसे टूटता है? जैसे पहला देख लो, सोल्यूशन। सोल्यूशन मतलब उदाहरण के तौर पर मान लो बारिश आया, या मान लो इसमें मिनरल्स है। ठीक है, बारिश आया, मिनरल्स हैं, उसके कारण ये घुल करके, मान लो कुछ ऐसे हैं जो बारिश में घुल जाते हैं। ठीक है, बारिश पड़ रहा है, पानी आ रहा है, तो कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो इस पर पड़ेगा और वो घुल जाएंगे तो इसके साथ निकल जाएंगे, तो मिनरल जो पहले इसमें थे अब इससे दूर हो गया, तो ये क्या हो गया? कमजोर हो गया, तो टूट सकता है। तो पहला सोल्यूशन के केस में होता है। कार्बोनेशन में क्या होता है? जैसे मान मान लो कि CO2 है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, या सिंपल ऐसे समझ लो कि कई सारे ऐसे जगह हैं जहां पर कैल्शियम कार्बोनेट के पत्थर बने हैं, पहाड़ बने हैं। ठीक है, अब उन पर पानी पड़ा, ठीक है, या बारिश आया, तो ये क्या कर देते हैं? ये आपस में रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड बना लेते हैं, H2CO3 बना लेते हैं, और ये अलग से नया टूटने का कारण बनता है। ऐसे ही हाइड्रेशन होता है, ऐसे ही हाइड्रोलिसिस, मतलब ये सारे जो कारण होते हैं ना,
सिंपल इतना समझ लो कि केमिकल लोचे के कारण अगर पहाड़ टूट रहा है तो हम उसको केमिकल वेदरिंग कह देते हैं। सिंपल, इन सब के बारे में उतना डिटेल में नहीं जानना है, जितना जानना उतना बता दें। फिजिकल का मतलब क्या होता है? फिजिकल मतलब सिंपल सिंपल पत्थर तोड़ना। अब पत्थर कैसे फिजिकली टूट सकता है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, एक्सपेंशन फोर्स यानी टेम्परेचर के कारण मान लो फैल गया, ठीक है, फैल गया, ठीक है। और अगर मान लो पानी गया उसके अंदर तो फूल सकता है, पानी एब्जॉर्ब कर रहा है, हजारों लाखों साल तक पानी एब्जॉर्ब कर रहा है तो फूल रहा है, तो फूल गया, फिर क्या हो गया, एक्सपेंड कर रहा है, उसके कारण एक्सपेंड हो गया। उसके अलावा वाटर प्रेशर, बता ही दिया, थर्मल एक्सपेंशन, हीट लग रहा है, धूप लग रहा है, उसके कारण अगर फैल गया तो उसके कारण भी टूट सकता है। फिजिकल मतलब सिंपल बाहरी किसी चीज के कारण। तीसरा होता है बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग मतलब क्या होता है कि बायो का कोई फैक्टर, कोई जीव, कोई जंतु, कोई पेड़, कोई पौधा, ये सब मिल करके पहाड़ को या पत्थर को तोड़ रहे होंगे तो हम उसको कहते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। ठीक है, जैसे मान लो कि कई सारे जानवर हैं जो कि बरो करते हैं यानी बिल बनाते हैं, ठीक है, या खोद देते हैं उसको, तो वो सारे भी तोड़ सकते हैं इसको। उसके अलावा रूट प्रेशर, मान लो पेड़ ही अगर पेड़ की जड़ें होती है ना, कई सारे पत्थरों को छेद सकती हैं, ठीक है, तो उसके कारण बनता है। माइक्रोब्स, कितने सारे बैक्टीरिया वगैरह काम करते हैं यहाँ पर, वो सारे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविटी है, बहुत बहुत सारी चीजें। तो ये हो गया बायोलॉजिकल एक्टिविटी। अब इस वेदरिंग का एक इंपॉर्टेंट प्रभाव है, ये पूछा जाता है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, एक्सफोलिएशन किसका प्रभाव है? तो एक्सफोलिएशन वेदरिंग का प्रभाव है। एक्सफोलिएशन का मतलब सिंपल ये होता है, पीलिंग ऑफ कर्व्ड शेल्स ड्यू टू अनलोडिंग, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन और सॉल्ट वेदरिंग। क्या होता है समझो। जैसे तुमने देखा है ना कि ये मान लो एक प्याज है, प्याज है, प्याज के कई सारी परतें होती हैं, ऐसे परतें होती हैं। अब तुम इसको निकालना चाहो तो एक के ऊपर एक निकालते चले जाओ, निकालते चले जाओ, निकालते चले जाओ, ठीक है, सिंपल। अब पहाड़ में क्या होता है? पहाड़ में ये होता है कि जब बारिश आता है, ठीक है, बारिश आता है तो उसमें पानी गया, पानी एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने, तुमको सर पहाड़ भी एब्जॉर्ब करता है? हाँ करता है, कई सारे पहाड़ जो एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तुमने देखा होगा कई सारे पत्थरों के साइज बढ़ जाते हैं, देखा है तुमने कभी? कई सारे छोटे हो जाते हैं, वो इसी कारण होता है। तो पानी ऑब्जर्व करा, पानी ऑब्जर्व करने के कारण क्या होगा, उसका साइज बढ़ गया यानी एक्सपेंड कर गया, फैल गया, ठीक है। अब इस पर धूप लगी, वो पानी उड़ गया। तो पहले ये इतना बड़ा था, अब ये थोड़ा पानी उड़ा तो क्या हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा। अब ये प्रोसेस हजारों साल जब होगा, बड़ा हुआ छोटा हुआ, बड़ा हुआ छोटा हुआ, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, जो बाहर वाला परत है वो टूट करके अलग हो जाता है। इस बाहर वाले परत के टूट के अलग होने की प्रक्रिया को एक्सफोलिएशन कह देते हैं। सिंपल, ओके, आगे बढ़े, चलो। तो ये हो गया, ये सारी बातें मैंने पिक्चर के माध्यम से यहाँ दिखाई हुई हैं। फिजिकल, केमिकल, ये बायोलॉजिकल के देख सकते हो उदाहरण है, ठीक है, ये बायोलॉजिकल के उदाहरण है सारे, ये सब बायोलॉजिकल के उदाहरण है, ठीक है। ये फिजिकल और केमिकल के हैं, पिक्चर से देख सकते हो, सारी चीजें मैं करा दी आपको। अब वेदरिंग का सिग्निफिकेंस क्यों है? सिग्निफिकेंस यानी महत्व क्यों है? तो जो वेदरिंग है ये रिगोलिथ और सॉइल को प्रिपेयर करता है, ठीक है, रिगोलिथ और सॉइल को प्रिपेयर करता है। रिगोलिथ क्या होता है सर? रिगोलिथ क्या होता है बताओ? जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। एक मिनट रुकना भाई, जरा पानी पी लो। हाँ जी, तो देखो, क्या देख रहे थे हम? हाँ, कि वेदरिंग जो है ये रिगोलिथ और मिट्टी, सॉइल बनाने में मदद करता है। कैसे करता है बताना। देखो, रिगोलिथ ये होता है, जैसे तुमने देखा होगा कि कई बार मिट्टी के ऊपर या फिर कई जगह पर एक पतला सा बिल्कुल धूल का लेयर चढ़ जाता है। वो धूल कहाँ से आता है? वो पत्थर है, टूटा होगा, हल्का सा छोटा हुआ होगा, फिर थोड़ा छोटा हुआ होगा, फिर थोड़ा छोटा हुआ होगा, फिर थोड़ा छोटा हुआ होगा, होते 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 तो धूल बन जाता है। वो आकर के मिट्टी के ऊपर सतह बना लेता है और धीरे धीरे जम जाता है, ठीक है। दूसरा ये है मिट्टी बनने की प्रक्रिया, उसमें भी ये मदद करता है। और आगे बढ़े तो ये, तुम्हें पता है कि जो पत्थर हैं पहाड़, उसमें कई सारे मिनरल्स हैं, तो जब वो टूटेंगे तो वो अपने साथ कई सारे मिनरल से लेकर के, कई सारे ओर से लेकर के निकलेंगे, टूट के निकलेंगे। तो जैसे आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सारे भी टूटते हैं, ये सारे भी टूट करके जमीन में चले जाते हैं। और लीचिंग के द्वारा, लीचिंग मतलब होता है कि जैसे पानी डाला और पानी के साथ साथ
या किसी केमिकल के साथ साथ या किसी और थ्योरी के चलते जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट मिनरल है उसको निकाल लेना, उसको हम लीचिंग कहते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये 2 बातें याद रखनी है जो मैंने आपको बता दी। अब आगे आते हैं दूसरे नंबर पर, वेदरिंग यहाँ खत्म होता है। उसके बाद आता है मास मूवमेंट। मास मतलब मास मतलब मास यानी बहुत, बृहत, ठीक है। मूवमेंट का मतलब संचलन, यानी घूमना, यानी मूवमेंट, ठीक है। अब देखो मास मूवमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखना है कि इसके लिए सिर्फ एक ही फैक्टर जरूरी है, वो है कौन सा, ग्रेविटेशनल या ग्रेविटी। सिर्फ वही काम करता है। मास मूवमेंट का मतलब जैसे तुमने देखा होगा फिल्मों में कि जब हीरो देखता था, ठीक है, किसी एक्ट्रेस को, और उसको इम्प्रेस करना होता था तो क्या होता था कि एक ऊपर से पहाड़ से एक बड़ा सा पत्थर आ रहा होता था, ऐसे गिरता हुआ गिरता हुआ गिरता हुआ, और उसकी कार पर गिरने ही वाला होता था, तब तक आके वो बचा लेता था, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट होके आया है यहाँ तक, इसको मास मूवमेंट कहते हैं। हमें हीरो से कोई लेना देना नहीं है, हमें मास मूवमेंट से लेना देना है। तो ये कहलाता है मास मूवमेंट। अब ये किसके कारण हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के कारण हो रहा है। अब इस मास मूवमेंट के कई सारे अलग अलग प्रकार हैं और कई सारे अलग अलग कारण हैं। हवा हो सकता है, पानी हो सकता है, बर्फ हो सकता है, ठीक है, और कई सारे एजेंट हो सकते हैं, उनके कारण ये हो सकता है, हम देखेंगे अभी। ये स्लो फास्ट हो सकता है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके अलावा मास मूवमेंट है, ये क्यों होता है, क्योंकि मान लो कोई मटेरियल है, ठीक है, वो अनकंसोलिडेटेड है, मतलब फैला हुआ इधर उधर, या मान लो ये पत्थर था, इसके नीचे एक ईंट दबा हुआ था या कोई कंकड़ दबा हुआ था, उसके कारण ये मूव नहीं कर रहा था, वो हट गया, तो ये भी हो सकता है। या गड्ढा पड़ जाए या पर कुछ कारण हो जाए तो इनके कारण मूव कर सकता है, इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्टिवेटिंग कॉजेस, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो। अब तुम, इतना तो कॉमन सेंस है कि कोई चीज मान लो ये पहाड़ से गिर रहा है, क्यों गिर रहा होगा, क्योंकि जो इसके नीचे सपोर्ट लगा वो हट गया, या मान लो ये जो ढलान है वो ज्यादा हो गया तो गिर गया वो, ठीक है, या इस पर ओवरलोड हो गया, या बारिश ज्यादा हो गई तो उसके कारण ये बह गया, ठीक है, या इस पर बर्डन ज्यादा हो गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है वो समझो। मास मूवमेंट के अलग अलग रूप होते हैं, जैसे हीव, जैसे फ्लो, जैसे स्लाइड। हीव का मतलब होता है ऊपर की तरफ किसी चीज को फेंकना, ठीक है, तो पत्थर जैसे मान लो कि ऐसे गिर रहे हो, ठीक है, तो अब मान लेते हो हीव का एक वो है, फॉर्म है। फ्लो का मतलब होता है बहना, फ्लो का मतलब एक जगह से ऐसे दूसरी जगह जा रहे हैं। स्लाइड का मतलब होता है ऐसे 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 घूमते हुए जाना, ठीक है। स्लम्प का मतलब होता है, जैसे तुमने देखा होगा कि मान लो ये मिट्टी है, ठीक है, इसका इतना हिस्सा टूट करके अचानक से ऐसे मूव कर जाए, ठीक है, ऐसे मूव कर जाए तो ये फिसलता है ना, ऐसे की तरफ मूव करता है, तो ये देख रहे हो हल्का सा रोटेशनल मोशन हो रहा है, यानी ऐसे चांद की तरफ मूव कर रहा है, चांद की तरफ मूवमेंट हो रहा है। तो इस मूवमेंट को कहते हैं स्लम्प, ठीक है। और डेबरी स्लाइड का मतलब, डेबरी का मतलब होता है क्या, डेबरी का क्या मतलब होता है बताओ। डेबरीज का मतलब होता है, या डेबरी का मतलब होता है सिंपल, यहाँ लिखा होगा, कहाँ गया, डेबरी ही लिखा है। डेबरी का मतलब होता है, मतलब छोटे छोटे कंकड़ है, ठीक है, या छोटे छोटे पत्थर, सिंपल ऐसे होता है। डेबरी का एग्जैक्ट हिंदी क्या होता है, एक सेकंड रुकना, मैं बताता हूँ आपको। मलबा, मलबा समझते हो ना, तो मलबा होता है डेब्रिस का। तो मलबा का गिरना या मलबा का स्लाइड होना, ठीक है, ये सब मास मूवमेंट के एग्जाम्पल हैं। रॉक फॉल या रॉक स्लाइड, ये सब तुमने सुना होगा। इसमें मैं क्या बताऊं, बताओ। रॉक स्लाइड कर जाए तो रॉक स्लाइड कहलाता है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, क्वेश्चन यहाँ से बनता है, यहाँ से बनता है। यहाँ से दो बातें तुमसे पूछे जाएंगी, एक तो हिमालय और एक नीलगिरी और वेस्टर्न घाट से। क्या पूछा जाएगा कि हिमालय जो है वहां पर डेबरी का एवलांचे आते हैं, एवलांचे मतलब डिबरी गिर रहे हैं, मलबा गिर रहा है, ठीक है, लगातार, तो उसको हम एवलांचे कह देते हैं। या लैंड स्लाइड हो रहे हैं ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी, क्यों, क्योंकि वहां पर जो है हिमालय में जो है सेडिमेंट्री और अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स हैं। अनकंसोलिडेटेड मतलब एक साथ सारे पत्थर इकट्ठे नहीं है, ठीक है ना, और वहां सेडिमेंट्री रॉक है। साथ ही साथ स्टीप स्लोप है। देखो मैं अब पूरे वीडियो में स्टीप और जेंटल स्लोप की बात करूंगा। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लो ये पत्थर है, पहाड़ है, और एक ये पहाड़ है, ठीक है, एक ये पहाड़ है। अब मैं एक बात बताऊं कि इसका जो ढलान है और इसका जो ढलान है, तो ये जो है ज्यादा तीव्र है, तो ज्यादा तीव्र वाले ढलान को हम कह रहे थे स्टीप स्लोप। क्या कहते हैं इसको, स्टीप स्लोप, ठीक है, स्टीप। और कम स्लोप वाले या कम ढलान वाले को हम कह देते हैं जेंटल स्लोप। क्या कहते हैं इसको, जेंटल स्लोप। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
सो इतनी बातें हो गई। हिमालय में क्या है, स्टीप स्लोप है और वहां पर सेडिमेंट्री अनकंसोलिडेटेड है, जबकि नीलगिरी यानी वेस्टर्न घाट यानी हमारे उत्तर साइड में क्या है कि टेक्टोनिकली मोर स्टेबल है, और साथ ही साथ वहां ये इसलिए आता है, इसलिए ये सब चीजें होती है क्योंकि वहां बारिश बहुत ज्यादा होता है। तुम्हें पता है, जब हम बारिश पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा, वन शॉट में हालांकि मैंने कराया हुआ है। और डिब्रीज एवलांचेस आते रहते हैं, जबकि वहां पर कंसोलिडेटेड रॉक है, यानी एक साथ इकट्ठे रॉक है सारे के सारे। ठीक है, तो ये यहाँ से सवाल बन सकता है। ये देख सकते हो मलबा कैसे बहता है। जैसे मान लो ये पहले पूरा का पूरा ऐसे एक साथ रहा होगा, जैसे इधर हरा भरा दिख रहा है, इधर भी हरा भरा रहा होगा, लेकिन अचानक से कोई फोर्स पड़ा, ठीक है, यहाँ पर भार ज्यादा हुआ, उसके कारण ये पूरा का पूरा लेकर के बह गया। देख रहे हो ना मलबा। इसके अलग अलग रूप हैं, जैसे रॉक फॉल देख सकते हो कि पत्थर है जो कि टूट रहा है, ये हो गया रॉक एवलांचे, पूरा का पूरा ऐसे गिर जाए ढह जाए। स्लाइड का मतलब है स्लाइड कर रहा है, रॉक है स्लाइड किया, देखो पहले ऐसे था स्लाइड कर गया। डिब्री फॉल यानी छोटे 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 मलबे मलबे गिर रहे हैं। डिब्री अवलांचे यानी और छोटा छोटा मलबा, बिल्कुल बारीक, ठीक है, वो एक साथ धस जाए, ये देख रहे हो अचानक से ये क्या हो गया, पूरा धस करके बालू जैसा हो गया। डिब्री स्लाइड स्लाइड कर रहा है। उसके अलावा ये मड फ्लो वगैरह आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते। अब दो बातें और, इरोजन और डिपोजिशन। इरोजन का मतलब होता है और डिपोजिशन का क्या मतलब, यहां से समझो, यहां से समझ लो फोटो से। पहले मैंने आपको बताया कि जैसे मान लो बारिश हुई, ये पहाड़ है, क्या है, ये पहाड़ है, पहाड़ है, बारिश हुई, धूप आया, हवा चला, उसके कारण क्या हुआ, पहाड़ से हल्के हल्के टूटे, टूट करके ये गिरे। इस गिरने को और यहीं तक जब पत्थर टूट करके गिरा तो हमने इसको कह दिया क्या, वेदरिंग। लेकिन जब ये पत्थर मूव करने लगे, अब ये मूव, उसके पैर तो है नहीं, कैसे मूव करेगा, या तो हवा इसको बहा के ले जाए, या पानी बहा करके ले जाए, या कोई और चीज इसको बहाकर या इससे यहाँ से दूर ले जाए। तो जब यहाँ से इसको दूर ले जाया जाता है, उस ले जाने की प्रक्रिया को हम इरोजन कह देते हैं। जब ले जाने के बाद कहीं पर डिपोजिट हो जाता है, जमा हो जाता है, उसको हम डिपोजिशन कहते हैं। सिंपल, तीनों बातें समझ में आ गई। यहाँ पर देख सकते हो इरोजन कैसे है, मूव कर रहा है, डिपोजिशन कब है, जब जमा हो रहा है, और वेदरिंग कब था, जब टूट करके एक जगह पर इकट्ठा हो रहा था। तीनों बातें समझ आ गई। तीनों बातें यहाँ लिखी गई हैं, आप आराम से पढ़ लेना, यही सारी बातें लिखी गई। अब आते हैं सॉइल फॉर्मेशन पर, तो मिट्टी बनता कैसे है। तो मिट्टी बनने की बात करें, इसका प्रोसेस को कहते हैं। यहाँ से एक सवाल यही बनता है कि भाई साहब मिट्टी बनने के प्रोसेस को क्या क्या कहते हैं, तो पीडोजेनेसिस कहते हैं। पहली बात, यहाँ से एक सवाल। दूसरा ये है कि इसकी बनने की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है। देखो, तुम्हें पता है कि जो वेदरिंग हुई है उसमें क्या बने हैं, पत्थर टूटे हैं, पत्थर टूटने के बाद वो बारीक होते गए, बारीक होते गए, बारीक होते गए, बिल्कुल बारीक हो गए। ठीक है, अब वो क्या होते हैं, जैसे बारीक हो रहे हैं, अच्छा एक शब्द आता है वेदरिंग मेंटल। वेदरिंग मेंटल क्या है कि जब पत्थर टूट रहे हैं, मान लो पहाड़ से पत्थर टूट रहे हैं और नीचे जमा हो रहे हैं उसी पहाड़ के नीचे, तो वहां पर एक पूरा का पूरा ये वेदर, जितने वेदर्ड पार्टिकल हैं, टूटे हुए पार्टिकल्स हैं, वो जमा हो जाते हैं। इसको हम वेदरिंग वेदरिंग मेंटल कहते हैं। अब इस पर क्या हो जाएगा, क्या बैक्टीरिया, वायरस, वायरस नहीं बैक्टीरिया, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको तोड़ना या फिर इस पर काम करना शुरू कर देते हैं। सिंपल। अब इस पर जब ये काम करना शुरू कर देते हैं तो ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, इसके जो मिनरल्स होते हैं ये मिट्टी में सतह में घुल जाता है। घुलने के बाद यहाँ पर घास वगैरह उपज हो जाता है। घास के बाद से बड़े बड़े थोड़े से पौधे, फिर पेड़ वगैरह जमने लगते हैं। उसके बाद यहाँ मान लो कोई जानवर आया, जानवर आने के बाद उसने यहाँ पर क्या करा, बरो करा या बिल करा। बिल करने के बाद क्या हो गया, यहाँ पर एक छेद बनाया, ठीक है, उसमें क्या हो गया, पानी वगैरह आया, पानी इसके अंदर गया। अंदर जाने के बाद इस पानी को होल्ड करेगा, ये पूरा सतह होल्ड करेगा। अब मान लो यहाँ पर कोई पत्ता टूटा, जो पेड़ बना है, या फिर कोई जीव जंतु है, पत्ता टूटा, वो इस पर गया, कोई जीव जंतु है वो मरा, तो मरने के बाद सड़ेगा। सड़ने के बाद यहाँ पर फिर से वही बैक्टीरिया इसको तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद क्या हो जाता है, इनके जो मिनरल्स है वो टूट करके इस सतह में मिल जाते हैं। अच्छा, इसको हम ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस कहते हैं जब जो ऑर्गेनिज्म है, जो जीव जंतु मरा है, या जो पेड़ पौधे हैं उनसे टूटा हुआ कोई पार्ट है, जब सड़ गया, गल गया, बिल्कुल सब कुछ उसका डिजोल्व हो गया है, खत्म हो गया है, तो जो लेयर बनता है उसको हम ह्यूमस लेयर कहते हैं। ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि पृथ्वी, ये जो सॉइल बनता है, मिट्टी बनता है, उसका लेयर बनाने के लिए, मिट्टी को बनाने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, तो ह्यूमस लेयरिंग। सिंपल। अब यही डेवलप होकर क्या बना लेता है, सॉइल बना लेता है। जितना ही इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा नहीं है, आपसे कोई पूछेगा नहीं, जितना बता रहा हूँ उतना ही पूछेगा। अब सॉइल बनाने के लिए 5 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। पहला है पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल मतलब क्या है कि एक तो वो है कि जो उसका मटेरियल है, मटेरियल क्या है कि जो रॉक है उससे टूट रहे हैं, उसके बारीक बारीक कण जिसमें मिनरल्स भरे हुए हैं, वो चाहिए।
सिंपल मैं बता दे रहा हूँ इसको समराइज करके, क्योंकि डिटेल में इतना जानने की जरूरत नहीं है आपको, मैंने सब कुछ लिखा है, इत्मीनान से पढ़ते रहना जो अगले साल की तैयारी कर रहे हैं। टोपोग्राफी की बात कर रहे थे। टोपोग्राफी का मतलब होता है कि क्या क्या चीजें दिख रही हैं, स्थल आकृति, ठीक है, स्थल आकृति, तो उनका भी होना जरूरी है। अलग अलग चीजें हैं, जैसे ड्रेनेज है, ड्रेनेज हो गया, ठीक है, और स्टीप स्लोप हो गया, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स काम करते हैं वहां पर कि कहाँ पर ढलान ज्यादा है, कहाँ पर बराबर सतह है, कहाँ पर नदी जा रही है, कहाँ पर पहाड़ ज्यादा है, कहाँ पर पत्थर ज्यादा है, ये सारे भी फैक्टर काम करते हैं। तो दो फैक्टर ये हो गए, एक तो पेरेंट मटेरियल, दूसरा टोपोग्राफी। ये 5 फैक्टर्स के नाम याद रखने हैं, भले इसके डेफिनेशन याद रखो या ना रखो। तीसरा फैक्टर होता है क्लाइमेट। क्लाइमेट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है सॉइल बनाने के लिए। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लाइमेट में आएगा मॉइस्चर, इसमें आएगा टेम्परेचर, इसमें आएगा प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश वगैरह, ठीक है। इसमें बायोलॉजिकल केमिकल प्रोसेस आ जाएंगे। इल्यूविएशन, इल्यूविएशन क्या, इल्यूविएशन और इल्यूविएशन क्या होता है इसको हम अभी आगे देखेंगे, इसको छोड़ दो फिलहाल के लिए। डीसिलिकेशन, डीसिलिकेशन मतलब क्या होता है कि सिलिका निकालता है जमीन में जो है, जैसे मान लो पत्थरों का टूट रहे हैं उसमें क्या होता है, सिलिका होते हैं, उसको रिमूव रिमूव करता है, जिसको हम डीसिलिकेशन कहते हैं, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स काम करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स ये देख सकते हो आप। उसके अलावा बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे आपने देखा कि वो काम करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है बैक्टीरिया, तो ये सारे भी बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टाइम, टाइम भी एक फैक्टर है जो कि बहुत अहम भूमिका निभाता है मिट्टी को बनाने में, सॉइल को बनाने में। सिंपल। तो ये 5 फैक्टर हैं जिनका मेन काम है सॉइल को बनाने में। इन पांचों के यहाँ पर समरी भी मैंने दी हुई है, तो आप देख लेना। अब आगे बढ़ जाते हैं, अब आ जाते हैं सॉइल प्रोफाइल पर। हमने जमीन की मिट्टी बना ली, अब मिट्टी बना ली तो जरा उसकी हम प्रोफाइल चेक कर लेते हैं क्या क्या बना है। तो प्रोफाइल चेक करने के लिए जो मिट्टी बना है उसका पूरा लेयर हम अंदर तक काट लेते हैं, ठीक है, अंदर तक पूरा लेयर काट लेते हैं। इस पूरे लेयर को हम कह देते हैं सॉइल प्रोफाइल, ठीक है, क्या कहते हैं, सॉइल प्रोफाइल। और ये जो एक एक लेयर दिख रहा है आपको, इस एक एक लेयर का नाम होराइजन होता है, ठीक है, क्या होता है, सॉइल होराइजन होता है। सब अलग अलग लेयर्स हैं, सब अलग अलग होराइजन। हम अभी देखेंगे एक एक होराइजन को अलग अलग तरीके से। सबसे पहला यहाँ पर पहले पिक्चर देख लो आप, ये देख रहे हो, ये पृथ्वी जो मिट्टी बनी है, इसको मान लो ये इतना मोटा लेयर है पूरा। इसमें सबसे ऊपर वाले सतह पे आपको पेड़ पौधे पत्तियां दिखती हैं, उसके नीचे इसका जड़ होता है, ठीक है, उसके नीचे अब थोड़े से हल्के पत्थर से दिखते हैं, फिर और पत्थर। ये पूरा जहां तक मिट्टी है हमने काट लिया है अंदर तक का, और पूरा लेयर एक एक करके देखेंगे। सबसे ऊपर है ओ लेयर, उसके बाद है ए लेयर, फिर है ई लेयर, फिर है बी लेयर। कंफ्यूज नहीं हो रहा है, ए के बाद ई है फिर बी है, ए बी ई नहीं है, ए ई बी है, यही कंफ्यूजन होता है बच्चों को। और बी के बाद सी है, सी के बाद आर है। सिंपल, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या था ऊपर में, ओ होराइजन। ओ होराइजन यानी ऑर्गेनिक होराइजन, नाम से पता चल रहा है कि ऑर्गेनिक है या जैविक परत है। इसमें क्या है, सबसे पहला बात क्या क्या याद रखना है कि टॉप मोस्ट लेयर आपसे पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है कई बार, कि सॉइल का टॉप मोस्ट यानी सबसे ऊपरी लेयर परत कौन सा है, तो ओ होराइजन है, पहली बात। दूसरा ये कि ये ऑर्गेनिक मैटर यानी जैविक पदार्थ काफी ज्यादा पाए जाते हैं, सही है। तीसरी बात कि ये जो प्लांट और एनिमल यानी जो जीव जंतु या पेड़ पौधे मरे हैं और जो जमीन पर पड़े हुए थे, जो सड़ गए, गल गए, डिकम्पोज हो गए, उनके कारण ये बनता है। ये 3 बातें याद रखनी है बस। दूसरा आ जाता है ए होराइजन। ए होराइजन की बात करें तो इसको हम कहते हैं टॉप सॉइल। याद रखना है टॉप मोस्ट लेयर कौन है, ओ होराइजन, लेकिन ए होराइजन को हम टॉप सॉइल कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है ऊपर में क्या है, ह्यूमस है, ह्यूमस ही तो डेवलप होकर मिट्टी बनेगा, तो ये होता है डेवलप होकर मिट्टी बना हुआ, ठीक है, क्योंकि ह्यूमस जो है उसमें कई सारे मिनरल्स और मिल जाते हैं और ये क्या करता है, मिट्टी के जैसा काम करता है। ये मोस्ट फर्टाइल लेयर होता है, ये स्टार मार्क कर लो, ये भी पूछा जाता है। मोस्ट फर्टाइल लेयर सॉइल का कौन है, वो है ए होराइजन, और ये प्लांट ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल होता है। इसी को हम जोन ऑफ एलोविएशन कहते हैं। एलोविएशन, एलोविएशन का मतलब होता है फाइन पार्टिकल्स, जो मिट्टी के कण छोटे छोटे, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला, उसको हम कहते हैं एलोविएशन। और इल्यूविएशन का मतलब होता है जमा करना। एलोविएशन का मतलब दूर ले जाना, इल्यूविएशन का मतलब जमा करना। तो हमने ओ देख लिया, ए देख लिया, अब आ जाते हैं ई पर। ई का मतलब होता है एलिवेटेड, ठीक है, एलिवेटेड हॉरिजन। एलिवेटेड ओरिजिन में क्या होता है कि देखो, लाइट कलर लेयर होता है ड्यू टू लॉस ऑफ क्ले। अब तुमने देखा कि ऊपर वाले में क्या था कि एलिवेटेड या एलिवेशन स्टार्ट हो गया था, मतलब मिट्टी के जो छोटे छोटे कण हैं वो दूर जाना स्टार्ट हो गए हैं। जब दूर जाते हैं वो तीसरा में दिखता है, हमें तीसरे वाले लेयर में दिखता है, उसके कारण इसका जो कलर है वो हल्का कम गाढ़ा दिखता है हमारे को, ठीक है, क्योंकि उसमें क्ले नहीं है, आयरन नहीं है, ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, और ये ए के नीचे होता है। उसके बाद आता है बी रीजन, ठीक है, ए के बाद ई आया, ई के बाद आता है बी रीजन।
बी होराइजन, ठीक है। इसको हम कहते हैं सब सॉइल। सब सॉइल क्यों कहते हैं कि इसको, क्योंकि यहाँ पर होता है जोन ऑफ इल्यूविएशन। इल्यूविएशन का मतलब होता है यहाँ सब जमा होते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या जमा है, आयरन जमा है, एल्यूमिनियम जमा है, ये सब जमा है। और ये हार्डर होता है, काफी ज्यादा पथरीला होता है, मजबूत होता है ए से। उसके अलावा आ जाता है सी होराइजन। सी होराइजन मतलब यहाँ बैठा है पेरेंट मटेरियल, जो मेन मटेरियल था नीचे वाला रॉक का, वो सबसे नीचे जाकर के बैठ गया है, ठीक है। बाकी जो भी बाद में आते गए वो ऊपर बनते गए हैं, ठीक है। ये लेस अफेक्टेड एरिया होता है, इतना याद रखना है। आर होराइजन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कंसिस्ट अनवेदर्ड सॉलिड रॉक, नीचे बिल्कुल सबसे नीचे वाले लेयर को हम क्या कहते हैं, आर। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमें जो जमीन है उसकी उपाजक क्षमता कितनी है, उपजाऊ क्षमता कितनी है, उसको समझने के लिए इसको पढ़ना जरूरी है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो सॉइल के फॉर्मेशन यानी बनने की प्रक्रिया कैसे कैसे रही है, उसको समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। एलुविएशन और इल्यूविएशन पढ़े, ठीक है। बाबू मेरे देखो, मैं मानता हूँ कि ये कठिन चैप्टर है, बहुत सारी चीजें इसमें समझनी है, पूरा का पूरा चैप्टर ही समझने वाला है, ठीक है ना। बट मेरे लाल, मेरे दोस्त, मेरे भाई, क्या कर सकते हैं बताओ। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ हर चीज समझाने की, तुम बस समझ लो, क्योंकि बहुत लोग हैं जो हार मान चुके हैं, ठीक है ना। तो जो हार मान चुके हैं वो कभी जीतेंगे ही नहीं, जो हारे हैं वो जीत जाएंगे। समझ रहे हो ना, हारना और हार मानने में फर्क होता है। तो तुम हार मत मानो, हार में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बच्चा फेल हो गया कोई दिक्कत नहीं है, वो कह रहा है कि मैं लड़के दोबारा सिलेक्शन लूंगा, उसका होगा। जो ये सोच गया कि भाई मेरा होगा नहीं, बहुत कठिन है, वो कभी नहीं हो सकता उसका, सच बता रहा हूँ, ठीक है। तो तुम हार नहीं मानो कि भाई कठिन है तो इसको छोड़ देते हैं या फिर ऐसा है, ठीक है। नहीं, एक बार में समझ नहीं आ रहा, दोबारा इसको पॉज करो, दोबारा देखो। नहीं समझ आ रहा, तिबारा देखो। नहीं आ रहा, उसके बाद एक बार घूम के आओ, जाओ मोहल्ले दोस्त, यार दोस्त, जहाँ भी फोन लगा के बात करो, मिल के आओ, फिर दोबारा देखो। कैसे समझ नहीं आएगा, कैसे समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। यहाँ नहीं समझ आ रहा है कि जाके इंटरनेट पर चेक करो, वीडियो देखो, कुछ भी करो, ठीक है, लेकिन समझ में आ जाना चाहिए। तो मेहनत करो, और मेहनत का फल मेरे भाई, मेरे दोस्त, अगला साल तुम्हें बहुत कुछ दे के जाएगा, मैं सही बता रहा हूँ। क्योंकि अगले साल, इस साल तो एसएससी ने कई सारे नए चैप्टर ऐड किए हैं, अगले साल इतने सारे ऐड होंगे कि पता ही नहीं लगेगा लोगों को। और वहां जा करके फिर जब बदल ही गया पेपर, वहां जा करके तुम क्या कर लोगे फिर अगले साल की तैयारी, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो तुम पहले से ही तैयार होकर के जाओ, जितना एफर्ट लगाना अभी लगा लो, ठीक है। चलो, अब आते हैं एलोविएशन और इल्यूविएशन पर। एलोविएशन की बात करें तो देखो, इसमें ई लगा है, ई लगा है। ई का मतलब, ई जहां पर आता है उसका मतलब समझ लेना, एग्जिट, ठीक है। यानी क्या एग्जिट कर रहा है सर, तो इल्यूमिनेशन इज द रिमूवल या वॉशिंग आउट ऑफ फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम द अपर सॉइल होराइजन, ठीक है। मतलब कि मिट्टी का जो ऊपर वाला लेयर है उसमें क्या क्या बैठा हुआ है, क्ले है, क्ले यानी छोटा छोटा पार्टिकल्स, उसके कण, आयरन है, ह्यूमस है, ये सारी चीजें बैठी हुई हैं। अब इन सब चीजों को एक जगह से दूसरी जगह तक बहा करके लेकर चला जाए, कौन ले जा सकता है, पानी। तो हम इसको कहते हैं एलुविएशन। क्या कहते हैं, एलुविएशन। ये मेनली कहाँ होता है, ए और ई होराइजन में, क्योंकि यही ऊपर है, ठीक है। इसके कारण क्या हो जाता है, कलर हल्का हो जाता है। दूसरा आता है इल्यूविएशन। इल्यूविएशन का मतलब क्या होता है, एक्युमुलेट करना। ये कह रहा है बहा रहा है, और ये क्या करता है, जमा करता है। क्या, जो गया है उसी को तो ये जमा करेगा, क्या, क्ले, आयरन, ह्यूमस, उन्हीं को ये जमा कर देता है। किसमें, लोअर सॉइल में, नीचे वाली मिट्टी की परत में। और ये मेनली कहाँ, बी होराइजन में होता है। ये सवाल पूछा जा सकता है। एक तो ए और ई होराइजन वाला और एक बी होराइजन वाला, कहाँ पर एलिविएशन होता है और कहाँ इल्यूविएशन होता है, ठीक है। ये लोअर लेयर होता है और बहुत डार्कर होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख सकते हो, ओवर ए लेयर में एलुविएशन और नीचे उसके बी लेयर में इल्यूविएशन दिखता है। और यहाँ पर ये पूरा का पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, नहीं है इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं बताना आपको उचित नहीं समझता। पोर्सोलाइजेशन कुछ नहीं होता है, इसके बनने की प्रक्रिया को हम पोर्सोलाइजेशन कह देते हैं। सिंपल, मतलब जैसे तुमने पीडोजेनेसिस पढ़ा ना, पोर्सोलाइजेशन एक तरीके का जमीन बनने की प्रक्रिया है वो भी, ठीक है, मिट्टी बनने की प्रक्रिया है वो भी। अब ये क्या होता है, ठंडे जगहों पर होता है, और ये आपके सिलेबस में है नहीं तो इसको छोड़ दो, वरना तो इस पर भी बात कर लेते हैं। अब इनकी समृद्धि हुई है, जब लास्ट एग्जाम होता है, लास्ट मोमेंट होता है, बस ये समरी देख करके चले जाया करो, इसलिए मैं लगा देता हूँ रिवीजन के समय समरी देख करके जाया करो, इससे ही तुम्हारा काम हो जाएगा। एलिवेशन एलिवेशन बता दिया कि भाई ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक भगा रहा है और एक ले आ रहा है, ठीक है। तो इस ऐसे काम करते हैं। कुछ और बातें जान लो, जैसे वेदरिंग जो है मैंने बोला, इन सिटू होता है, मतलब अपनी जगह पर ही रहता है।
इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, नहीं, उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक एजेंट चाहिए, जैसे पानी, हवा, कुछ ना कुछ है जो उसको बहा के ले जाता है, और उस प्रक्रिया को हम इरोजन कहते हैं। ठीक है। अब सोल ड्राइविंग फोर्स जो है बिहाइंड एक्सोजेनिक प्रोसेस कौन है? ग्रेविटी है, ये भी ध्यान रखना है आपको, और बाकी बातें तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फाइनल समरी कुछ नहीं है, जो पढ़ा चुका हूं वही है। एक याद रखना है, ग्रेडेशन। ग्रेडेशन क्या होता है? फिनोमिनन ऑफ वेयरिंग डाउन ऑफ रिलीफ वेरिएशन ऑफ द सर्फेस। जैसे मान लो कि हमारे सरफेस पर कई जगह पहाड़ है, कई जगह समतल जमीन है, कई जगह क्या है, गड्ढा है। ठीक है। तो होता क्या है, ग्रेडेशन का मतलब ये होता है कि हवा, पानी या कई सारे फैक्टर्स मिलकर के जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, या इमारतें नहीं मतलब बनावटें हैं, स्थलाकृतियां हैं, उनको तोड़ती हैं और तोड़ करके क्या कर देती हैं, ताकि जो है जमीन पर कुछ और चीजें बन सके और समानता आ जाए। मतलब ग्रेडेशन क्या है कि अलग अलग ग्रेड्स बनाती हैं। ठीक है। जो ऊर्जा है ना उसको तोड़ती हैं, तोड़ तोड़ करके छोटा बनाती है। सिंपल, ऐसे ध्यान रखना। चलो, अब आता है लैंडफॉर्म और लैंडस्केप पर। ठीक है, यहां तक साथ हो तो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। लैंडफॉर्म या स्थल रूप क्या है? तो लैंडफॉर्म की बात कर लेते हैं। तो जो भी तुम्हें जमीन पर दिखाई दे रहा है, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो वाटरफॉल हो, जलप्रपात हो, चाहे वो पोखरा हो, चाहे वो नदी हो, चाहे वो कुछ भी हो, जो तुम्हें दिख रहा है आसपास जमीन जमीन का बना हुआ, वो सब लैंडफॉर्म कहलाता है। ठीक है। और लैंडस्केप क्या होता है अभी हम आगे देखेंगे, थोड़ी देर रुक जाओ। अब ये लैंडफॉर्म जो बनता है वो किससे बनता है? जियोमॉर्फिक प्रोसेस से बनता है। तो पहली बात क्या थी कि हमने देखा कि प्रक्रिया जिसके कारण अलग अलग चीजें बन रही हैं उसको हमने जियोमॉर्फिक प्रोसेस करा। अब उसका जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो लैंडफॉर्म कहलाता है। प्रक्रिया जियोमॉर्फिक प्रोसेस, और जो प्रमाण है, प्रमाण कह रहा हूं कि जो उसका परिणाम है, ठीक है, उसको हम कह देते हैं लैंडफॉर्म, या उसको हम कह देते हैं क्या, स्थल रूप। ठीक है। चलो, अब इसके आगे हम बात करें तो ये अलग अलग चीजों से होता है। दिस प्रोसेस इंक्लूड इंडोजेनिक फोर्सेस, एक्सोजेनिक फोर्सेस। ऑब्वियस बात है कि इसमें दोनों ही आएंगी, इन्हीं के कारण सब कुछ सारा प्रक्रिया हुआ है, तो जो रिजल्ट आया है वो भी, उसमें भी इन दोनों का ही योगदान रहेगा, इन दोनों को ही क्रेडिट दिया जाएगा, तो वही दिया जाता है। और आगे बढ़े, और आगे बढ़े तो इसका एग्जाम्पल देख लो, माउंटेन्स, प्लेटो, इनको छोड़ दो, एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे। जो भी तुम्हें दिखता है जमीन के ऊपर वो सब लैंडफॉर्म है। अब लैंडफॉर्म्स को दो कैटेगरी में बांटा जाता है, एक तो होता है इरोजनल और एक होता है डिपोजिशनल। नाम से पता चल रहा है कि अगर इरोजन के कारण कोई नया चीज बन रहा है, इरोजन का मतलब क्या देखा था कि टूट करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, जैसे रिमूवल, कटिंग, वेयरिंग अवे, मतलब काटना, तोड़ना, या उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, और उसके कारण कोई चीज, कोई स्थलाकृति बन रही है, तो उसको हम इरोजन कहते थे, अपक्षय कह देते हैं। ठीक है। तो उसको हमने इरोजनल लैंडफॉर्म कह दिया, पहला वाला। दूसरा ये होता है डिपोजिशनल। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म क्या होता है, देखो बाकी बातें भी लिखी गई हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लेना। दूसरा होता है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में क्या होता है कि भाई मेरे कोई चीज जो मान लो ऊपर से आई, टूट करके मूव करते हुए आगे गई, आगे गई जा करके कहीं पर जमा हो गई। अब जमा होने के कारण यहाँ पर कुछ ना कुछ आकृति बनेगी, उस आकृति को हम डिपोजिशनल लैंडफॉर्म कहते हैं। अब ये कई सारे होते हैं, सबको देखेंगे हम, इनके कैरेक्टरिस्टिक देखें, नॉट इंपॉर्टेंट, मैं कह रहा हूँ नॉट इम्पॉर्टेंट, मत देखना, ये सब हम आगे वैसे देखेंगे, ये एक एक करके। ये देखो लैंडफॉर्म दिख रहा है आपको, वाटरफॉल, ये क्या है, एक तरीके का लैंडफॉर्म। माउंटेन, पहाड़, पठार, ठीक है, प्लेन यानी मैदान, ये सब अलग अलग क्या है, लैंडफॉल है, लैंडफॉर्म्स हैं। अब होता है लैंडस्केप। भाई साहब, लैंडस्केप या परिदृश्य क्या है, जैसे कहते हो ना तुम कि जरा मोबाइल को लैंडस्केप मोड में करो, यानी लेटा करके फोटो खींचो मोबाइल को। लैंडस्केप का मतलब होता है जितने तुमने लैंडफॉर्म्स देखे ना, उन सबको इकट्ठा कर लो। जैसे ये एक प्लेटू अकेले लैंडफॉर्म है, ये माउंटेन अकेले एक लैंडफॉर्म है, वाटर एक तरीके का लैंडफॉर्म है, और ये क्या है, लैंडफॉर्म्स है। ठीक है। अब इन सबको एक साथ तुम देखो एक पिक्चर में, तो ये कहलाता है लैंडस्केप। ठीक है, मतलब ग्रुप ऑफ लैंडफॉर्म को हम लैंडस्केप कह देते हैं। इसीलिए हम लैंडस्केप मोड में फोटो खींचते हैं, ताकि सब कुछ आ जाए, समझ रहे हो ना, जो भी आसपास की चीजें दिख रही हैं वो सब आ जाए, इसलिए हम उसको लैंडस्केप कहते हैं। आज बात आ गई समझ? ठीक है। वही सारी बातें यहाँ पर लिखी गई। जैसे माउंटेन लैंडस्केप, माउंटेन लैंडस्केप में क्या कहा जाएगा, पहाड़ तो आएंगे ही आएंगे, वहाँ की घाटियां, वहाँ का ग्लेशियर, ये सब भी दिखेगा, तो वो सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है। डेजर्ट लैंडस्केप, डेजर्ट में क्या क्या दिखता है, तो वहां दिखता है सैंड ड्यून, रॉकी सरफेस, सब कुछ दिखता है। चलो, अब लैंड फॉर्म्स जो बन रहे हैं उसमें पांच मेन एजेंट हैं। पांच मेन एजेंट है, कौन कौन है सर? तो एक तो पानी, रनिंग वाटर, रनिंग वाटर यानी
रिवर्स, सिंपल। कौन है जो तैर रहा है, घूम रहा है, कौन सा पानी जो चल रहा है, तो रिवर है, नदी है जो चल रही है। उसके अलावा ग्राउंड वाटर, ठीक है, भूमिगत जो जल है उसके कारण भी कई सारी चीजें बनती हैं, ग्लेशियर, विंड और वेव करंट। इन सबको एक एक करके देखते हैं, इनसे क्या क्या बनता है वो भी हम समझते हैं। आ जाओ। सबसे पहला है रनिंग वाटर। रनिंग वाटर से क्या समझते हो? नदी। तो नदी क्या है? रनिंग वाटर सबसे डोमिनेटिंग, सबसे मेन चीज है कहाँ पर? ह्यूमिड रीजन में। ह्यूमिड रीजन मतलब जहां पर नमी रहती है, जहां पर, ठीक है, जहां पर टेम्परेचर ठीक ठाक रहता है, जहां पर, ठीक है, सारी चीजें अच्छी रहती हैं, तो वो कहलाता है वहां पर रनिंग वाटर। जहां पर नदियों का सबसे ज्यादा चलन देखने को आपको मिल सकता है, बारिश अच्छी हो रही हो वहीं पर नदियां चलेंगी, ठीक है। तो रनिंग वाटर के बारे में और क्या क्या चीजें हो सकती है? ये इरोजन करता है नदी, ऑब्वियस बात है, चल रही है तो कुछ ना कुछ काटते हुए चल रही होगी, लेके चलती है, एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही है, ट्रांसपोर्टेशन करती है, और कहीं ना कहीं ले जाकर के जमा रही है तो डिपोजिशन भी करती है, सारी बातें करती है। अब नदी किस किस चीज पर डिपेंड करती है? स्लोप पर। स्लोप यानी कितना ढाल है, ढलान है उसका, पानी कितना है उसमें, ठीक है, उसका स्पीड कितना है, ये सारी चीजें पर डिपेंड करती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इनिशियली क्या होता है कि इरोजन डोमिनेट करता है, मतलब कटाई खूब तरीके से चलती है, बाद में ट्रांसपोर्टेशन यानी जो कट गया है उसको ले जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, और फाइनली जाकर के वो डिपोजिट करती है। इसके अलावा दो तीन बातें याद रखनी है, जैसे ओवरलैंड फ्लो और लीनियर फ्लो। पूरे जमीन पर ही अगर पानी बह रहा है तो हम उसको ओवरलैंड फ्लो कहते हैं, और इसके कारण होता है शीट इरोजन। शीट इरोजन मतलब पूरे जमीन पर पानी बह रहा है तो पूरे जमीन को ही लेके चला जाएगा, तो पूरे जमीन को एक शीट समझ लो या चादर समझ लो, तो पूरे को खा गया वो, तो हम उसको शीट इरोजन। लीनियर मतलब एक लाइन में सिर्फ पानी बह रही है, जैसे नदी हो गया, ठीक है। और अगर हम बात करें तो अगर रिवर चैनल का जितना जेंटलर होगा उतना ज्यादा डिपोजिशन होगा, मतलब जितना कम ढलान होगा उतना ज्यादा वो जमा करेगा, सिंपल बात है, सिंपल बात है, ठीक है। मोनेडनॉक और पेनिप्लेन ये किससे जुड़ा हुआ है? रनिंग वाटर से जुड़ा हुआ क्या है? लैंड फॉर्म्स हैं, ठीक है। क्या है? अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, हम आगे देख लेंगे, उन्हीं की एक कैटेगरी है ये सब कैटेगरी। देखो, अब इस नदी से ना यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला ये कि नदी तीन स्टेज में जाती है, रनिंग वाटर तीन स्टेज में देखने को मिलती है। पहला ये यंग स्टेज या यूथफुल स्टेज, ठीक है, इसको हम अपर कोर्स भी कहते हैं। यहाँ देखो, पहले फोटो देख लो, यहाँ देखो, ये नदी है, यहाँ पर तुम्हें पता है कि कहीं ना कहीं ग्लेशियर से पिघल करके ये निकल रही होगी, तो जहां से निकल रही है तो एकदम नौजवान है, यंग है, तो इसको हम यंग स्टेज, और ये अपर में है तो अपर कोर्स कहते हैं, पहली चीज। फिर ये धीरे धीरे ढलान पर आती है तो ढलान वाले को हम कह देते हैं मिडिल कोर्स, बीच में है। फिर आ जाती है नॉर्मल ये सतह पर, सतह वाले को कह देते हैं लोअर कोर्स, ठीक है। एक एक करके हम तीनों को समझते हैं। पहला है क्या? यूथफुल स्टेज या अपर कोर्स। यूथफुल स्टेज या अपर कोर्स की अगर हम बात करें तो रिवर जो है वो फ्लो करता है कैसे? स्टीप ग्रेडियंट पर, मतलब अचानक से ढलान आता है और उस पर बहुत तेज से ग्रो करता है, बहुत तेज से मूव करती है, ठीक है, आगे बढ़ती है। लेकिन जो इंटीग्रेशन है, ठीक है, इंटीग्रेशन है और स्ट्रीम्स है वो काफी कम होते हैं, मतलब पानी का जो लेयर है, पानी की जो अमाउंट है वो काफी कम कम आता है। ग्लेशियर जितना कम पिघल रहा है उतने हिसाब से वो आ रहा है, ठीक है। तुम देखना जहाँ पर गंगा की ओरिजिन है या फिर जहाँ पर किसी भी नदी की ओरिजिन है, वहां जाके देखो, कहोगे अरे इतने बूंद बूंद पानी से पूरी नदी बनी हुई है। हाँ जी साहब, बनी हुई है। यहाँ जो होता है वैली बनता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। वैली यानी घाटियां बनती है, बहुत गहरी गहरी घाटियां बनती है, ठीक है। और एक तो नैरो बनती है, वो घाटियां कैसी होती है? नैरो होती है और वी शेप की होती हैं। कैसी होती हैं? वी शेप की होती हैं, ऐसे, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें जो खास फीचर दिखाई देता है वह है वाटरफॉल। इसी का एक उदाहरण है, यूथ स्टेज में जब होती है तो वाटरफॉल बनता है और रैपिड्स बनते हैं, ठीक है। जो छोटे छोटे पानी के गिरने वाले झरने हैं वो सारे इसके दिखते हैं। अब दूसरा स्टेज आता है मच्योर स्टेज। मच्योर स्टेज को हम मिडिल कोर्स कह देते हैं या मध्य प्रवाह कह देते हैं। इसमें क्या है कि ग्रेडियंट जो है वो बिकम्स जेंटलर, ठीक है, मतलब हल्का सा जो पूरा ढलान था तीखा सा, ये थोड़ा कम ढलान हो जाता है, ठीक है, जो तुमने अभी देखा था। अब ढलान कम होगा तो वेलोसिटी भी कम हो जाएगी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो लेटरल इरोजन होता है, मतलब अब साइड से कटाई चालू हो जाती है। पहले क्या हो रहा था? वर्टिकल कटाई चल रही थी, बीच बीच से कटाई चल रही थी, अब साइड साइड से कटाई। लेटरल यानी होता है साइड, तो साइड से कटाई चालू हो जाती है, काटना शुरू कर देती है। और जब साइड से कटाई होगा तो वैली क्या हो जाए, घाटियां जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, चौड़ी हो जाती हैं। और जो फ्लड प्लेन है वो स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब फ्लड प्लेन का मतलब होता है कि जैसे पानी जहाँ से जा रहा है उसके कारण जो प्लेन बन रहा है, इसके आसपास में जो मैदानी क्षेत्र बन रहा है उसको हम फ्लड प्लेन कह देते हैं। और स्ट्रीम्स, स्ट्रीम्स यानी जो धाराएं निकल रही हैं
वो क्या होती हैं, एकदम सुव्यवस्थित तरीके से निकलती हैं और बाद में जाकर के डिवाइड करते हैं। अच्छा, मिएंडर, जैसे देखा होगा तुमने नदी कैसे ऐसे 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 नागन की तरफ चलती है ना, तो इस मोशन को हम मिएंडर कहते हैं। मिएंडर बहुत इंपॉर्टेंट है। मिएंडर जो होता है ना, यहीं से स्टार्ट हो जाता है, मच्योर से स्टार्ट होता है, डेवलप होता है ओल्ड स्टेज में आकर। ठीक है, ओल्ड स्टेज में आके डेवलप होता है, ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर देख सकते हो, इसलिए मैंने यहीं पर लिखा है। अब ओल्ड स्टेज क्या है, आखिरी स्टेज है जहां पर रिवर रिवर फ्लो कर रही है और वेरी जेंटल स्लोप है। जेंटल स्लोप है यानी कि गहरा नहीं है, नॉर्मल सा स्लोप है। चलो ये देख लो, ये सारी चीजें हो गई और इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अब हम थोड़ा लैंडफॉर्म के बारे में समझते हैं। हमने देख लिया रनिंग वाटर क्या है, कैसे है, 3 स्टेजेस। अब इस ये क्या क्या लैंडफॉर्म बनाती है, 2 तरह के लैंडफॉर्म बनाती है, एक तो इरोजनल और दूसरा है डिपोजिशनल। हम एक साथ पहले इरोजनल पढ़ेंगे सबके और फिर सबके डिपोजिशनल पढ़ेंगे। देखो, इरोजनल लैंडफॉर्म हम रनिंग वाटर के यानी नदी के देख रहे हैं। सबसे पहला है रील्स और गलीज। जैसे पानी आ रहा है, शीट फ्लो फर्स्ट फॉर्म्स गिल। जैसे पानी जो है वो मान लो परत के ऊपर या सतह के ऊपर बह रही है, तो हल्का सा एक पतला सा नाली जैसा बन जाता है ना, हल्का सा नाली। ठीक है, तो मान लो ये धाराएं बह रही है एक हल्की हल्की सी, तो इसको हम कह देते हैं रील्स। अब यही रील्स आपस में मिल जाती हैं, थोड़ा सा बड़ा बना लेती हैं, ये कहलाती हैं क्या, गली। ठीक है, अब ये गलीज आपस में मिल जाए, ऐसे बड़ा बन जाए, बिल्कुल बड़ा सा बन जाए, ठीक है, तो ये कहलाती है वैलीज यानी घाटियां। तो रील याद रखना है, रील, फिर आता है क्या, गली, और फिर इसी से बनती हैं क्या, घाटियां। क्या बनती है, घाटियां। तो घाटियां घाटियां किससे बनती है, इसी इरोजनल लैंडफॉर्म। ठीक है, यूथफुल स्टेज में वी शेप, डीप और नैरो होती हैं। अच्छा, वैली जो होती है ना, 3 तरह की होती है मेनली। एक तो वी शेप, वी शेप यानी ऐसे, ऐसी जो घाटी दिख रही है वो वी शेप कहलाती है। एक होता है गॉर्ज और एक होता है कैनियन। इसको भी मैं लिख के लाया हूँ। देखो, गॉर्ज में क्या होता है ना, सिंपल इतना याद रखना है, 2-3 बातें याद रखनी है। जैसे फोटो में देखो तब समझ आएगा। ये है गॉर्ज, दिख रहा है आपको। तो गॉर्ज में ये है कि आप देख सकते हैं कि ये पहाड़ है, मान लो ये पहाड़ है, ये ऊपर में भी, पहाड़ के ऊपर में भी है और पहाड़ के नीचे में भी है। ठीक है, यहाँ पर देखो, दोनों साइड अगर मैं चौड़ाई की बात करूं तो लगभग बराबर है, लगभग बराबर है। तो ऐसा ऐसा वैली है, ये ऐसा घाटी है जिसमें क्या है, ऊपर की चौड़ाई और नीचे की चौड़ाई यानी टॉप का डिस्टेंस और बॉटम का डिस्टेंस लगभग बराबर होता है। जबकि कैनियन ये होता है ना कि ऊपर की चौड़ाई जो है वो ज्यादा होती है, जबकि नीचे की चौड़ाई कम होती है, देख सकते हो आप। ठीक है, और ये सीढ़ी नुमा होता है, सीढ़ी नुमा होता है। अच्छा, अब ये कैसे होता होगा, क्योंकि यहाँ पर जो रॉक्स होते हैं ये हार्ड होते हैं, हार्ड होते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, ऐसे नहीं काट 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 पाते, इसको सीधा सीधा काट पाते हैं। ठीक है, गहरा गहरा ही काट पाते हैं, जहां से काट रहे उतना ही काट देते हैं। तो यहाँ के रॉक हार्ड होते हैं, इसलिए ऐसा फॉर्म बनता है, और यहाँ के थोड़े सॉफ्ट होते हैं, तो इसलिए कैनियन बनता है। समझ आ गई बात। तो जो बातें यहाँ लिखी गई हैं ये देख सकते हो। एग्जाम्पल लिखा गया इसका, कावेरी रिवर नियर होगेनेकल, और इसका एग्जाम्पल लिखा गया कोलोराडो नदी। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए। उसके अलावा जाते हैं पॉट होल्स, प्लंज पूल्स, इनको भी देख लेते हैं। देखो, जैसे मान लो ये नदी है या पानी है, इधर से आ रहा है और एक जगह पर गिर रहा है। ठीक है, देखा होगा, तो ये गिर रहा है। अब इस गिरने के कारण देख रहे हो, जहां पर गिर रहा होगा वो धीरे धीरे इसको काट रहा होगा। पहले यहाँ पर इतना काटा होगा, फिर इतना काटा होगा, फिर इतना काटा होगा। ये काट रहा है, और काटने के कारण क्या हो जाता है, यहाँ पर पानी वगैरह जमा हो जाता है, जो भी सेडिमेंट्स है वो जमा हो जाता है, काफी ज्यादा पानी बन जाता है, पानी वगैरह यहाँ जमा हो जाता है। ठीक है, सेडिमेंट जमा हो जाता है, सारी चीजें जमा हो जाती है, तो हम इसको कह देते हैं प्लंज पूल। अब होता क्या है कि कई जगह पानी गिरने से ऐसे छोटे 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 गड्ढे बन जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं, तो हम इसको कह देते हैं पॉट होल्स। समझ आएगा, यहाँ पानी बना है, ये बड़ा एरिया होता है, ये छोटे छोटे गड्ढे बन रहे हैं, इसको हम कह देते हैं क्या, पॉट होल्स। ठीक है, छोटे छोटे सिलेंड्रिकल गड्ढे बन जाते हैं, होल्स बन जाते हैं, वो हो जाते हैं। और ये क्या क्या रहता है, वाटरफॉल्स वगैरह जहाँ बनते हैं वहां प्लंज पूल्स बन जाता है। इंसाइज्ड या इंट्रेंच्ड मिएंडर क्या होता है। ठीक है, पहले रिवर टेरिस समझ लेते हैं। रिवर टेरिस मतलब ये है कि जैसे नदी है, नदी है, ठीक है, नदी है। अब जब आप उसके साइड्स को काटती है ना नदी, ठीक है, तो परतें जो होती हैं साइड्स की वो ऐसे बनती है। देखो कहाँ गई, ये रही, ये है नदी। अब इसने साइड्स को काटा, तो मान लो कहीं पर आगे जो ऊपर ऊपर है उसमें ज्यादा कट गया, नीचे में थोड़ा कम काटा, उसके नीचे और कम काटा, और उसके नीचे और कम काटा। तुम देख सकते हो कि ऐसे ढलान नुमा बना हुआ है, ढलान नुमा बना हुआ है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को हम रिवर्स टेरिस कहते हैं, टेरिस जैसा बन रहा है। अब ये कई बार पेयर्ड होते हैं, मतलब इधर भी ऐसे, इधर भी ऐसे, इधर भी ऐसे,
इधर भी ऐसे, तो पेयर्ड है, मतलब जोड़े में है, इधर भी जोड़े में, इधर भी जोड़े में। कई में पेयर्ड नहीं होते, जैसे यहाँ देख, इसका कट यहाँ आ रहा है, इसका कट यहाँ आ रहा है, ये जोड़े में नहीं है, ये जोड़े में नहीं है, ठीक है, तो इसको हम अनपेयर्ड theories कह देते हैं। समझ आएगी बात? चलो मियंडर देख लेते हैं। मियंडर वैसे देखो, मियंडर जो है वो डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स है। क्या है? डिपोजिशनल लैंड फॉर्म है तुम्हारे एनसीईआरटी के अनुसार। हालांकि इसमें दोनों गुण होते हैं, इरोजनल भी होता है, डिपोजिशनल भी होता है। एनसीईआरटी कहता है डिपोजिशनल, ठीक है, तो हम एनसीईआरटी मान के चलेंगे। मियंडर जो है, मियंडर क्या होता है, पहले तो तुम ये समझिए कि भाई साहब एक बात ध्यान रखना, ये एक तरीके का लैंड फॉर्म नहीं है, एक तरीके का चैनल है, पैटर्न है। जैसे नदी ऐसे नागन बन के निकलती है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इस पैटर्न को हम कह देते हैं क्या? मियंडर। सिंपल। अब इसमें लेटरल इरोजन भी देखने को मिलता है और डिपोजिशन भी देखने को मिलता है, दोनों भी चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये सारी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा अगर हम बात करें फर्दर डेवलपमेंट, मियंडर बिकम्स मोर प्रोनाउंस एंड नॉट इंपॉर्टेंट। जो मैं कह रहा हूँ नॉट इंपॉर्टेंट, उसको काट देना। मैं लिख के सब लेकर आया हूँ ताकि कोई बच्चा ये ना कहे कि सर आप ये नहीं लिखते हो या ये छोड़ के आते हो। बेटा सब लिख के लाया हूँ, यहाँ मैं बता रहा हूँ कि क्या नहीं है। अच्छा, ऑक्सपोल एक कब बनता है? देखो दो तीन बातें, एक तो कॉनकेव, एक कॉन्वेक्स, और एक ऑक्सपोल। एक कॉनकेव साइड जो होता है ना, इसका कॉनकेव साइड, ठीक है, तो कॉनकेव साइड वो है जहां पर ये नदी बह रही है, तो यहाँ पर जमा करती होगी कुछ लेकर के, जब जा रही है पानी में कई सारी मिट्टी, कई सारे मिनरल्स लेकर के जा रही है, तो ये साइड्स में जमा कर रही है, साइड्स में जमा कर रही है। तो इस साइड को हम कॉनकेव साइड कह रहे हैं, जहां पर जमा कर रही है। कॉन्वेक्स साइड वो है जिसको काट रही है, एक साइड काटती भी तो है, एक साइड काट भी रही है, तो काटने वाला साइड को हम कॉन्वेक्स साइड कहते हैं। अच्छा, होता क्या है कई बार, जैसे नदी ये बह रही है, ठीक है, बह रही है, तो कई बार यहाँ पर देखो फोटो में होगा, ये रहा, ये रहा, देखो ये नदी मान लो ये बह रही है, इसको मेंढर कह दिया। अब बहते बहते क्या होता है, मान लो कई बार क्या होगा, बाढ़ आ गया या पानी का फ्लो तेज हो गया, तो ये बहते बहते अपना रास्ता बदल देती है। बेचारा पहले इसी के साथ ऐसे रहा होगा, एक समय में ऐसे रहा होगा, लेकिन पानी का फ्लो इतना तेज हो गया कि ऐसे सीधा ही निकल गई, और ये वाला हिस्सा देख रहे हो कि टू कट करके अलग हो गया। तो ऑक्सबो, ऑक्सबो यानी बैल का जो पैर होता है ना, ठीक है, बैल का पैर, तो उसमें जो लगता है नाल, उसके शेप का जैसा ये दिखता है, ठीक है, तो ये अलग से लेक बन गया, यानी एक अलग से क्या बन गया, बताओ? लेक यानी, लेक यानी झील बन गया, ठीक है, तो हम इसको ऑक्सबो लेक कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा ऑक्सबो लेक कहाँ पर है, बताना, ठीक है। चलो बताना, ये टास्क रहेगा आपके लिए, तो ये ध्यान रखना है। मेंढर हो गया, मेंढर के बाद ऑक्सबो लेक हो गया, उसके अलावा और क्या बच रहा है? इंसाइज्ड इंट्रेंच्ड मियंडर। अच्छा, क्या होता है? मेंढर कट्स डीपली इनटू हार्ड रॉक ड्यू टू रिन्यूड वर्टिकल इरोजन। समझो, यहाँ देखो, फोटो में देखो, ये मेंढर है, तुम देख रहे हो कि मेंढर बहुत गहरा काट रहा है एक दूसरे को, ये देख रहे हो बहुत गहरा काट रहा है अंदर की तरफ। तो गहरा काटने के कारण ये देख रहे हो इन दोनों के बीच के जो दूरी है काफी कम हो गया, तो अंदर की तरफ बहुत गहरा काट रहे हैं ना, तो हम इसको इंट्रेंच या इंसाइज्ड कहते हैं। सिंपल। चलो अब आ जाते हैं हम डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बाई रनिंग वाटर। क्या क्या है जरा समझना। पहला है एलुवियल फैन। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म पढ़ते हैं एलुवियल फैन के बारे में। एलुवियल फैन की बात करें हम, तो एलुवियल फैन में आ जाता है आपका कोन शेप डिपॉजिट्स। क्या होता है समझो, यहाँ देखो, फोटो देखो, ये देखो, जैसे नदी वगैरह जब पहाड़ से बाहर ऐसे निकलते हैं ना, कई सारी नदियां, तो अपने साथ कई सारी चीजें लेकर के बहते हुए निकलती हैं, ये देख रहे हो आप। तो ये एक पंखा नुमा स्ट्रक्चर बना लेती हैं, बड़ा सा एकदम, और ये बीच में एक पहाड़ सा टिल्ला सा जमा हो जाता है, ठीक है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कह देते हैं एलुवियल फैन। क्या कह देते हैं हम? एलुवियल फैन कह देते हैं, ठीक है। वो सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। अब इस एलुवियल फैन में एक बात याद रखना है कि अगर ह्यूमिड एरिया है, ह्यूमिड रीजन है, तो वहां पर जो ये एलुवियल फैन बनता है, उसका जो कोन है, जो देख रहे थे कि एक ऐसे पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर बन रहा था, वो छोटा होता है। और जब छोटा होगा तो स्लोप कैसा होगा? स्लोप कम होगा, जेंटल होगा। सेमी एरिड, सेमी एरिड यानी थोड़ा जहां पर बारिश होता हो और जहां पर क्या कहते हैं, थोड़ा रेगिस्तान वाला एरिया हो, तो उस एरिया में मान लो कोन जो होता है वो ज्यादा ऊंचा होता है, ठीक है, और ऊंचा होगा तो स्लोप यानी ढलान ज्यादा तीखा होगा, तो ये होता है। ये हो गया आपका रिवियल फैन। फिर आता है फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन कुछ नहीं है, ऐसा प्लेन है जो फ्लड के कारण बन रहा है। सिंपल, जैसे बारिश आया, मैंने मान लो बाढ़ आया, ठीक, बाढ़ आया, पानी
बहुत हाई तरीके से आई। आने के बाद क्या हो गया कि आसपास में उसने सेडिमेंट्स जमा दिए। सेडिमेंट्स जमा दिए तो बाद में क्या बनेगा, वो प्लेन बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, मैदान बन जाएगा। उसी को हम फ्लड प्लेन कह देते हैं या बाढ़ का मैदान कह देते हैं। बाकी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके एक्टिव टाइप है, इनएक्टिव नॉट इंपॉर्टेंट। नेचुरल लेवी की हम बात करें तो नेचुरल लेवी क्या होते हैं, आर रेस्ड इम्बैंकमेंट अलोंग रिवर बैंक। मतलब यहाँ देखो, जैसे ये नदी बह रही है, ठीक है, बह रही है, तो इसके साथ ये किनारे किनारे सेडिमेंट्स जमा कर रही है, सेडिमेंट्स जमा कर रही है, तो एक समय क्या हो जाता है, ये नदी बह रही है और दोनों साइड से क्या हो जाते हैं, ऐसे ऐसे देखे होगा कि ऊंचे टीले बन जाते हैं, ठीक है, ऐसे टीले बन जाते हैं ऊंचे से। इस टीलों को हम कह देते हैं नेचुरल लेवी, ठीक है। पॉइंट बार क्या होते हैं, जैसे ये क्या कहते हैं, जैसे मान लो तुम्हारा ऑक्सबो नहीं, मियंडर है, ठीक है, ये मियंडर है। तो मियंडर को ध्यान से देखोगे तो नदी जब ऐसे अंदर की तरफ बह रही है तो अंदर में जो है ना डिपोजिशन ज्यादा हो जाता है, समझ रहे हो ना, डिपोजिशन, क्योंकि इधर से भी यहाँ फेंक रही है, इधर से भी यहाँ फेंक रही है, इधर से भी यहाँ, इधर से भी यहाँ फेंक रही है, तो यहाँ पर डिपोजिशन जो भी मिनरल्स वगैरह आ रहे हैं उनका जमा होता है अंदर वाले की तरफ, इनसाइड वाले की तरफ। इसको हम कह देते हैं पॉइंट बार। क्या कह देते हैं, पॉइंट बार कह देते हैं, ठीक है। वही बातें यहाँ लिखी गई है, तो ध्यान रखना है, क्या करना है, ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट बार हो गया, नेचुरल लेवी हो गया, एलुवियल प्लेन हो गया, सारे हो गए इधर से। अब आते हैं डेल्टा पर। डेल्टा की बात कर लेते हैं। देखो पानी जब बहता है तो कई बार क्या हो जाता है कि किनारे पर जाकर के, ठीक है, जहां पर जाकर के वो समंदर में या खाई में गिर रहा होता है नदी, तो वहां पर क्या हो जाता है, कई बार सेडिमेंट्स लेकर के जाते हैं और किनारे किनारे पर वो जमा देते हैं। अगर वो जमा रहे हैं और ऐसे ऐसे देख रहे हो सतह बन रहे हैं, तो इसको हम डेल्टा कह देते हैं, ठीक है। डिपोजिट्स हो रहे हैं उसके कारण सतह बन रहे हैं तो हम उसको डेल्टा कह देते हैं। और अगर कोई डिपॉजिट ही ना हो, सीधा सीधा ऐसे चला जाए, तो हम उसको एस्चुअरी कह देते हैं। जैसे हमारे पश्चिमी साइड में क्या बनता है, एस्चुअरी बनता है, ठीक है, ये हमारा भारत है और इसके पश्चिमी साइड में एस्चुअरी बनता है और इधर साइड में पूर्वी साइड में क्या बनता है, डेल्टा बनता है। इधर नदियां डेल्टा बनाती है, इधर एस्चुअरी बनाती है, ठीक है। चलो, और जब नदी बह रही होती है ना, इसमें क्या होता है डेल्टा के केस में, इसलिए बनता है क्योंकि जो कोयर्स मटेरियल है, मतलब दानेदार दानेदार जो पार्ट है, मटेरियल हो, पहले जाकर के इस पर जमते हैं। उसके बाद जो हल्के हल्के मिट्टी वाले जो आ रहे हैं, उससे छोटे जो कंकड़ वगैरह आ रहे हैं, वो इसके ऊपर आकर के जम जाते हैं। उदाहरण इसका कृष्णा रिवर डेल्टा। चलो आगे बढ़े। अब देखो मैंने क्या करा है कि एग्जाम के टाइम पर तुम्हें इतना कुछ ना पढ़ना पड़े, इसलिए मैंने क्या करा है, यहाँ पर एक समरी लगा दी है ताकि तुम सिर्फ ये देख करके जा सकते हो, ठीक है। तुमसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि इनमें से कोई दिया होगा और पूछा जाएगा कि ये किस तरीके का लैंडफॉर्म है या किसका है, रिवर का है, मतलब, या ग्लेशियर का है, या वाटर ग्राउंड वाटर का है, या फिर एयर का है। सिंपल इतना ही क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा और एक ऑप्शन होगा इसमें से, ठीक है। या तुमसे ये पूछ लेगा कि ग्राउंड वाटर का या सॉरी रनिंग वाटर का एक इरोजनल का एग्जांपल इनमें से कौन है, बस बता देना। डिपोजिशनल का एग्जांपल कौन है, बता देना। चलो अब आते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर कौन है, ग्राउंड वाटर। जरा मैं पानी पी लूं भाई, बहुत एफर्ट लग रहा है यार। चलो ग्राउंड वाटर की बात करें। ग्राउंड वाटर क्या होता है, जो जमीन पर पड़ा हुआ पानी है उसको हम ग्राउंड वाटर कह देते हैं। सो ग्राउंड वाटर इज बेसिकली पार्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन। ये कहाँ से आता है, देखो सुनो जो मैं कह रहा हूँ। बारिश के कारण पानी जो आकर के जमा हो रहा है जमीन के ऊपर, उसके कारण हम ग्राउंड वाटर को पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। वैसे तो बहुत सारे फैक्टर मेनली उसके कारण। तो जो जमीन के सतह के ऊपर पानी आकर के रहा, अब वो क्या होता है कि जमीन के सतह के अंदर घुसना शुरू करता है। कैसे, जमीन में जो कणे हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे जो क्ले और तुम सिल्ट पढ़ रहे हैं, उसके थ्रू क्या कर देते हैं, पोरस जमीन है, जमीन को नीचे, पानी को नीचे की तरफ खींचना शुरू करता है, उसके कारण वो अंदर की तरफ चले जाते हैं। अब उस अंदर जाने की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है कि अलग अलग वो क्या बनाते हैं, लैंड फॉर्म्स बनाते हैं, स्थलाकृतियां बनाते हैं, ठीक है। ये किसके कारण हो रहा है, ये सारा का सारा हो रहा है ग्राउंड वाटर के कारण, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या करके। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ग्राउंड वाटर का एक मेन फीचर है, वह कास्ट टोपोग्राफी। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि कास्ट टोपोग्राफी किससे जुड़ा हुआ है, तो ग्राउंड वाटर से। ये क्वेश्चन कंफर्म रखना। अब देखो एक मेन जो रीजन होता है, ये जो मेन जो होता है मोस्टली सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है लाइम स्टोन रीजन में। लाइम स्टोन मैंने बताया हुआ है कि चूना पत्थर,
तो जिस एरिया में चूना पत्थर ज़्यादा होता है, वहाँ पर ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि चूना पत्थर वाला एरिया जो होता है, जैसे मान लो चूना पत्थर ज़्यादा है, पानी आया तो पानी में घुलेगा। चूना पत्थर का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये मान लो H2O में घुला, पानी के साथ घुला, तो ये जो घुल करके आपस में बनाता है, ये बना लेता है H2CO3, यानी क्या बन गया? ये कार्बोनिक एसिड बन गया। देख रहे हो? कार्बोनिक एसिड बना लेते हैं, ठीक है। और ये जो होता है, एसिड होने के कारण क्या कर देता है? सतह में कई सारी चीजें खराब कर देता है और कई सारी चीजें बना देता है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे अभी, एक एक चीज जानेंगे। पहले कास्ट टोपोग्राफी जान लो। जो भी ग्राउंड वाटर के कारण भू रचनाएं, भू आकृतियां या स्थलाकृतियां बनती हैं, उन सब को हम कास्ट टोपोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्ट टोपोग्राफी, ठीक है। ज्यादातर इसमें उबड़ खाबड़ चीजें ही बनती हैं, तो हम इसलिए इसको कास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्ट, ठीक है। अब इसमें इरोजनल भी होता है, डिपोजिशनल, जितने भी हैं सारे के सारे सरफेस पर होने वाले, सिंक होल, डोलाइन, लेपिस, और सब सरफेस यानी सरफेस के नीचे होने वाले, उन सबको भी हम देखेंगे। बस इतना ध्यान रखना है, ग्राउंड वाटर से बनने वाले सबको हम कास्ट टोपोग्राफी, टोपोग्राफी का मतलब ये होता है जो भी भू आकृतियां तुम्हें दिख रही हैं जमीन के ऊपर, उनको हम टोपोग्राफी कहते हैं। चलो ये देखो, ये है, एक एक करके हम जरा हम पहले पढ़ते हैं। पहला है सिंक होल, ठीक है। दूसरा है डोलाइन। सिंक होल देखो, यहाँ देखो, जैसे बारिश आया, पानी थोड़ा थोड़ा इकट्ठा हो गया, इकट्ठा होने के बाद क्या हो जाता है? एक हल्का सा गड्ढा जम गया, देख रहे हो? छोटे छोटे गड्ढे बन गए जमीन के ऊपर, तो ये कहलाता है सिंक होल। क्या कहलाता है? सिंक होल, सिंपल, जो हल्के हल्के गड्ढे हैं, ठीक है। अब इसके अलग अलग टाइप है, जैसे सॉल्यूशन सिंक होल, कोलैप्स सिंक होल, ठीक है। अब ये जो होता है, ये क्यों होता है? क्योंकि लाइमस्टोन का जो सोल्यूशन है वो ग्राउंड वाटर में है, ठीक है। ड्यू टू सोल्यूशन ऑफ लाइम वाटर बाई ग्राउंड वाटर, मतलब ये लाइमस्टोन घुल गया तो क्या हो गया? तुम बताया ना कि वो एसिडिक हो गया। एसिडिक होने के कारण क्या कर दिया? उस परत को खराब कर दिया, तो वहां गड्ढा पड़ गया। अब कई बार ये छोटे छोटे जो गड्ढे होते हैं, ये आपस में मिल करके डोलाइन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? डोलाइन बना लेते हैं। जैसे ये गड्ढा है, ये आपस में एक और गड्ढा मिल जाए, ठीक है। ऐसे कई सारे सिंक होल्स मिल जाते, ये बन जाते हैं क्या? डोलाइन, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो कोलैप्स डोलाइन, सोल्यूशन डोलाइन, सब्सिडेंट डोलाइन, अलग अलग टाइप्स के अलग अलग डोलाइन है। मतलब सिंपल ये है कि सिंक होल से मिलकर के बनने वाले को हम डोलाइन कह देते हैं, ठीक है। सिंक होल, सबसे पहले क्या था? सिंक होल। सिंक होल से बना क्या? डोलाइन। ध्यान रखना, ये सीक्वेंस याद रखना, डोलाइन। अब इस डोलाइन से बनता है क्या? इस डोलाइन से बनता है क्या? उवालास। क्या बनता है? उवालास, ठीक है। उवालास या दूसरा नाम इसका क्या है? वैली सिंक। मतलब कि मान लो 3 4 5 ऐसे मिल जाए गड्ढे, तो कहलाएंगे वो क्या? डोलाइन। लेकिन बहुत सारे गड्ढे मिल जाए और देख रहे हो कि ये बड़ा सा एक रास्ता बन गया है पूरा पूरा, तो ये कहलाता है उवालास या वैली सिंक। क्या कहता है? वैली सिंक, ठीक है। और अगर 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 यहाँ पर एक शब्द और होगा, पॉल्जेस। क्या है? पॉल्जेस। इसका भी थोड़ा और बड़ा वर्जन हो जाए, पूरा का पूरा ऐसा लगे जैसे नाला बह रहा हो, तो हम उसको कहते हैं पॉल्जेस। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है कि सबसे छोटा कौन था? पहले सिंक होल था, फिर था सलाइन, डोलाइन, सलाइन कह रहा हूँ, ये कौन था? डोलाइन। ये बड़ा होकर के डोलाइन बना, ये बड़ा होकर के वालास बना, और ये बड़ा होकर के पोल्सेस बन जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ गए। और ये सब के सब किससे जुड़े हुए हैं? सबके सब जुड़े हुए हैं ग्राउंड वाटर से, ग्राउंड वाटर से जुड़े हुए हैं। आगे बढ़े। सबके बारे में जितना इंपॉर्टेंट था उतना मैंने आपको बता दिया, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलो चलो आगे बढ़ जाते हैं। उसके अलावा हम आ जाते हैं लेपिस पर। लेपिस क्या है? इरेगुलर ग्रुप्स एंड रिचेस ऑन लाइमस्टोन सरफेस। मतलब इधर उधर छोटे छोटे जो गड्ढे बन गए हैं, या मान लो रिजेस बन गए हैं, ठीक है। ऐसे 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 ऊपर खांचे या धारियां बन गई हैं, वो सारे के सारे लेपिस कहलाते हैं। इरेगुलर, रैंडम ऐसे कुछ बने हुए हैं। केव, केव यानी गुफाएं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि इस पानी के कारण गुफाएं बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? गुफाएं बन जाती हैं। तो हम उनको भी इसी कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। जैसे ये केव देखो, पानी आया और उसके कारण ये केव बन गया, ठीक है। तो वो भी आ जाते हैं। उसके अलावा आ जाता है क्या? लाइमस्टोन पेमेंट। लाइमस्टोन पेमेंट कुछ नहीं है, वही लाइमस्टोन के कारण जो भी चीजें बन रही थी उसको हम कह देते हैं लाइमस्टोन पेमेंट, जो सरफेस पर है, ठीक है। उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जानना, इतना ही जानो बस। अब स्वेलो होल्स क्या है? स्वेलो होल्स मैंने बता दिया, जो हल्के उथले होल थे, जो छेद आपने देखे ना, गड्ढे देखे, वो बिल्कुल हल्के हल्के गड्ढे हो ना, ऊपर ऊपर से ही गड्ढे हो, तो हम उसको कहते हैं स्वेलो होल्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट फीचर होता है यही, स्वेलो होल्स बड़ा होकर के सिंक होल बनाएंगे, सिंक होल बड़ा होकर के
डोलाइन से बनाएंगे, डोलाइन से बड़ा होकर के वाला से बनाएंगे और वाला से बड़ा होकर के ओसलेस बनाएंगे, ओलचिस बनाएंगे। ठीक है, चलो अब हमने देख लिया क्या इरोजनल। अब हम देखते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बाय ग्राउंड वाटर। डिपोजिशनल की अगर हम बात करें तो तीन इंपॉर्टेंट है, एक होता है स्टेलेक्टाइट, एक होता है स्टेलेग्माइट और एक होता है पिलर। तो देखो इसमें तीन बातें याद रखनी है। पहला ये, पहले पिक्चर देख लो तुम, ये देख रहे हो, ये क्या है, जमने के कारण हुआ है। तो देखो देख रहे हो, ऐसा लग रहा है दांत है ऊपर की तरफ, ये दांत है। इस शेप को हम कह देते हैं आइसिकल शेप। क्या कहते हैं, आइसिकल शेप। तो स्टेलेक्टाइट इसमें सी है ना, इसमें देखो आइसिकल शेप है। दूसरा ये है, सी है तो ये छत से आता है, सी फॉर छत। कैसे याद रखना है, सी फॉर छत, ये छत से लटका हुआ होता है, छत में जमा हुआ है। देखा है आपने, सी से कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये सारी बातें सी से स्टार्ट हो रही हैं। सी बने छत से बना हुआ है, तो छत से बना तो डाउनवर्ड होगा, नीचे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, तो ये छत से हो गया स्टेलेक्टाइट, इतना याद रखना है। अब दूसरा आता है स्टेलेग्माइट। स्टेलेग्माइट में क्या याद रखना है, पहले कि ये कोन शेप का होता है। कैसा होता है, कोन शेप का, कोन यानी आपके शंकु आकार का। ठीक है, शंकु आकार का होता है। तो उसके अलावा दूसरा ये याद रखना है कि जैसे इसमें जी है ना स्टेलेग्माइट में, तो जी मतलब ग्राउंड, यानी ये ग्राउंड से आता है, फ्लोर से आता है, सतह से आता है। ठीक है, तो सतह से निकलता है, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। ठीक है, और ये जब सतह से निकल रहा है तो ऊपर की तरफ जाएगा, तो स्टेलेग्माइट ग्राउंड से निकल रहा है ऊपर की तरफ, और स्टेलेक्टाइट छत से निकल रहा है नीचे की तरफ। ये देख रहे हो। और कई बार क्या होता है, ये दोनों आपस में से देख रहे हो, यहाँ पर देखो ये दोनों आपस में जुड़ गए हैं, तो जुड़ जाते हैं तो हम इसको पिलर कह देते हैं। क्या कहते हैं, पिलर कह देते हैं। पूछ सकता है कि स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट, इन दोनों को जोड़ने वाले को हम क्या कह देते हैं, जब ये दोनों जुड़ जाते हैं हम तो क्या कहते हैं, पिलर कह देते हैं। बस इतना ही ध्यान रखना है। ये मैंने आपको बता दिया कि लाइमस्टोन में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है इसमें। चलो, अब इसका भी समरी हमने लगा दिया है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। अब आगे आ जाते हैं। अब आगे क्या है, आगे है ग्लेशियर। तीसरा नंबर है ग्लेशियर। तो ग्लेशियर तुम्हें पता होगा कि एक तरह का मूविंग मास ऑफ आइस है, ये याद रखना। मूविंग मास ऑफ आइस मतलब बड़ा सा एक बर्फ का ढेर है जो जमा हुआ है और पानी के ऊपर धीरे 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 वो तैर भी रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, तैर भी रहा है। तुमने देखा होगा ग्लेशियर, काफी खूबसूरत भी लगता है। बहुत बड़ा है, और तुम्हें पता है कि हमारा जितना पीने का पानी उसका 97% सब ग्लेशियर के रूप में, हिमनद के रूप में जमा हुआ है। ग्लेशियर तुम्हें पता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये मेनली ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, यानी गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में ही ये मूव कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका भी हम देखेंगे क्या क्या चीजें बनाते हैं। लेकिन भारत में काफी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी, ये दोनों अलग अलग ग्लेशियर से निकलती हैं। भागीरथी नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, जो गौमुख से निकलता है, और अलकनंदा निकलता है अलकापुरी ग्लेशियर से। ये दोनों आपस में मिलकर के भागीरथी और अलकनंदा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये गंगा बनाती है। टाइप ऑफ ग्लेशियर नॉट इंपॉर्टेंट, वर्क ऑफ ग्लेशियर नॉट इंपॉर्टेंट। पढ़ना है तुम पढ़ सकते हो, बताने को मैं बता सकता हूँ, टाइम खराब करने कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट, सिंपल। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। चलो, ये इंपॉर्टेंट है कि इरोजनल लैंडफॉर्म ग्लेशियर का क्यों बनाया गया है, कैसे बनता है। और पहला ये है कि इरोजनल लैंडफॉर्म का पहला एग्जांपल है सर्क। क्या है, सर्क। ठीक है, दूसरा नाम है कोरिया, तीसरा नाम है कोम। बट सर्क इंपॉर्टेंट है और टार्न लेक इंपॉर्टेंट है। सर्क ये होता है कि सर्क आर डीप बाउल शेप्ड डिप्रेशन एट द हेड। यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये है आपका सर्क। कि ये देख रहे हो कि जैसे ये मान लो ग्लेशियर का पूरा सतह है। अब इस सतह पर एक गड्ढा दिख रहा है आपको, ऐसा लग रहा है किसी ने गड्ढा बना दिया हो, कटोरा रख दिया हो, तो ये कटोरा नुमा जो गड्ढा दिख रहा है ये कहलाता है सर्क, पहला। अब देखो तुम, ये सर्क और ये भी मान लो एक गड्ढा है। ठीक है, तो ये दिख रहा है आपको, कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ ये रहा। यहाँ देखो ज्यादा बेटर दिखेगा। ये मान लो एक गड्ढा था पहले बड़ा हुआ, ये गड्ढा था पहले बड़ा हुआ, तो इन दोनों के मिलने का एक पॉइंट है जहां पर देख रहे हो कि एक बड़ा सा रिज दिख रहा होगा, ऐसे शार्प चाकू जैसा दिख रहा होगा। ठीक है, जो ऊंचा होगा। तो इस ऊंचे वाले को हम कह देते हैं एरिट। क्या कह देते हैं, एच एरिट कह देते हैं। अच्छा, अब कई सारे एरिट मिलते हैं। ठीक है, तो जिसको जो चोटी बन रही है उसको हम हॉर्न कह देते हैं। क्या कह देते हैं, हॉर्न कह देते हैं, सिंपल। इतना ध्यान रखना है। और और क्या बच रहा है, एरिट हो गया, सर्क हो गया। अच्छा, इस सर्क में कई बार इस सर्क में मान लो पानी भर जाए, पानी भर जाए, ठीक है, तो हम इसको टार्न लेके कह देते हैं। क्या कहते हैं, टार्न लेके कह देते हैं सर्क में। ठीक है, हॉर्न देख लिया हमने। अब यू शेप्ड वैली या ग्लेशियल वैली क्या होती है, यहाँ देखो, ये देख रहे हो, यह है यू शेप्ड वैली।
क्या है ये, यू शेप है, यहाँ पर देखो ध्यान से, ऐसा नहीं लग रहा यू शेप है। तो जब वैली, पहले हैंगिंग वैली को समझ लो, ये छोटे छोटे पहले गड्ढे थे, सर्क था, फिर सर्क में क्या हो गया, पानी भर गया तो टान लेक बन गया। अच्छा, कई बार सारे सर्क ऐसे पिघल करके क्या बन जाते हैं, देखो आपस में मिल जाते हैं, जो रिज बना, जो छोटी ऊंचाई बनी, उसको हम एरिट कह दिए, चाकू नुमा। और जो इन कई सारे एरिट मिल करके एक चोटी बनाते हैं, उसको हम हॉर्न कह दिए। अच्छा, ये देख सकते हैं कि ये ऊपर में कई सारे, ऐसा लग रहा है कि क्या है, वैली है, घाटी है। तो जो ऊपर में वो घाटी आपको दिख रही है, इसको हम हैंगिंग वैली कहते हैं, क्योंकि ऊपर है इसलिए झूला खेल रहा है। और कई सारी घाटियां ऊपर से आकर के इसमें नीचे में क्या कहती हैं, बहती हैं, और नीचे एक मेन घाटी बनाती है। इस मेन घाटी को हम ग्लेशियल ट्रफ या ग्लेशियल वैली या यू शेप वैली कहते हैं। सिंपल, यू शेप वैली या ग्लेशियल ट्रफ कहते हैं। ठीक है, अब एक बात और याद रखना है कि इस एरिट का, ठीक है, इस सर्क का एग्जाम्पल है ये हाईएस्ट पीक ऑफ एप्स। एप्स जो पर्वत है, उसका पर्वत कौन है, मैटरहॉर्न। हॉर्न लिखा है, देख रहे हो, क्यों, क्योंकि उसमें कई सारे एरिट्स मिले होंगे और वहां पर सर्क होगा, पहले गड्ढा गड्ढा सा भी होगा, और वो उसके चोटियां मिलकर के आपस में, सर्क मिलकर के, जो सर्क की चोटियां मिलकर के आपस में वो बनाई होंगी हॉर्न, इसलिए मैटरहॉर्न कहते हैं। वैसे ही होता है माउंट एवरेस्ट में। ठीक है, चलो फजोड़ देख लो, फजोड़ का ये पिक्चर होता है, अभी हम पढ़ेंगे। योजनाल में और क्या बच गया, ये भी हो गया। फजोड़, फजोड़ में क्या होता है, देखो, फजोड़ आर डीप नैरो ग्लेशियल वैलीज सबमर्ज्ड अंडर सी वाटर, सबमर्ज्ड अंडर सी वाटर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या होता है, एक तरह की डीप वैली होती है, डीप घाटियां होती है, जो क्या होती है, सी वाटर देख रहे हो, समुद्री पानी उसके नीचे में होती है। और पता कैसे लगता है, क्योंकि ऊपर में बर्फ तैरने लगता है, तब पता लगता है कि अरे भाई, इसके नीचे तो बेहतरीन चीज दबा हुआ है, क्या है, फजोड। सिरेटर रीच बता दिया मैंने, और एरिट्स सेम ही होता है, तो इसलिए मैंने एक जगह और लिख दिया है, कई बार लोग कंफ्यूज ना। अब डिपोजिशनल लैंडफॉर्म पे आते हैं। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म की बात करें तो सबसे पहले आता है ग्लेशियल टिल। ग्लेशियल टिल का मतलब होता है, ग्लेशियल टिल इज अनसॉर्टेड अनस्ट्रेटिफाइड डिब्रिस डिपोजिटेड डायरेक्टली बाय ग्लेशियर। देखो, ग्लेशियर से जो चीजें टूट करके, ठीक है, या जो मलबा टूट करके छोटे छोटे कणों में निकल रहा है और जाकर के इकट्ठा हो रहा है, जमा हो रहा है, उसको हम ग्लेशियल टील कहते हैं। इस ग्लेशियल टील से कई सारी चीजें बनती हैं, वो इंपॉर्टेंट है। मोराइन और ड्रमलिन इसी से मिलकर के बनती है, हम एक एक करके देखेंगे। ग्लेशियल टील इंपॉर्टेंट नहीं है, मोराइन इंपॉर्टेंट है। मोराइन क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ अनकंसोलिडेटेड ग्लेशियल डिब्रिस। ठीक है, अनकंसोलिडेटेड मतलब अलग 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 बिखरे हुए, जो एक साथ समावेशी नहीं है। तो अलग अलग जो मलबे हैं, वो सब जब इकट्ठा होते हैं तो मोराइन्स बनाते हैं। अब इस मोराइन के अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे लेटरल मोराइन, मीडियल मोराइन, टर्मिनल मोराइन, ग्राउंड मोराइन। जैसे अगर मान लो ये कहाँ पर जमा हो जाए, वैली के साइड्स में, लेटरल का मतलब क्या होता है कि घाटियों के साइड्स में जमा हो रहे हैं, तो हम इसको कह देते हैं लेटरल मोराइन। अगर बीच में, फॉर्म्ड व्हेन टू ग्लेशियर ज्वाइन, मतलब दो ग्लेशियर ज्वाइन करें और तब उनके बीच में बने, तो कहलाता है मीडियल मोराइन। टर्मिनल मोराइन कहलाता है जब कहाँ पर जमा हो, टर्मिनल यानी अंतिम पर, किनारे पर जमा हो, तो हम कह देते हैं टर्मिनल मोराइन। ग्राउंड मोराइन का मतलब होता है कि स्प्रेड बीनीथ ग्लेशियर, यानी ग्लेशियर के नीचे जाकर के फैल जाए, तो हम उसको ग्राउंड मोराइन कह देते हैं। यहाँ पर देख सकते हो पिक्चर में, ये देख रहे हो ग्राउंड मोराइन, ये देख रहे हो कि इस सतह के नीचे है, यह एंड मोराइन। एंड मोराइन कहाँ है, बिल्कुल किनारे पर है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब मोराइन्स हैं। इसके बाद और क्या आ रहा है, इसके बाद आ जाता है आपका ड्रमलिन। ड्रमलिन में दो बातें याद रखनी है। पहला ये कि ये ओवल शेप्ड होता है, स्मूथ होता है, इलोंगेटेड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होता है, मेड अप ऑफ ग्लेशियल डील। ठीक है, ये ऐसा लगता है इन्वर्टेड स्पून है या हाफ बरीड एग है। ये स्टार मार्क कर लो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बस यहीं से पूछा जा सकता है। ये देख रहे हो आप, ये है, ये है, ये ऐसा रहता है। ठीक है, ऐसा लगता है किसी ने क्या करा, अंडा को ऐसे दफन करा हुआ, पूछा पूरा पूरा, और सिर्फ इतना हिस्सा दिख रहा हो, ऊपर का हिस्सा दिख रहा हो, या चम्मच जैसे उलट के रख दो ना, ऐसे उठा हुआ नहीं दिखता, वैसे दिखता है ये ड्रमलिन। ड्रमलिन, ठीक है। अब इसमें ना दो एंड होते हैं, एक होता है स्टॉक एंड, ठीक है। अब ऐसे जैसे मान लो ये बना हुआ है, तो ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो एक एंड को कहते हैं स्ट्रॉस एंड और एक एंड को कहते हैं टेल एंड। स्ट्रॉस एंड होता है ना, वो ग्लेशियर के तरफ होता है। पूछ सकता है आपसे कि ग्लेशियर के तरफ रहने वाला एंड कौन सा है, वो है स्ट्रॉस एंड। ये पूछा सकता है आपको सीडीएस के एग्जाम में, बाकी तो एग्जाम में पूछने की संभावना बहुत है। बस इतना याद रखना है। और टेल एंड जो होता है इसके अपोजिट होता है। अब क्या बच रहा है, स्कर्स। स्कर्स आर लॉन्ग वाइंडिंग रीजेस ऑफ सैंड एंड ग्रेवल डिपोजिटेड बाय सब ग्लेशियल मेल्ट वाटर स्ट्रीम्स। तो देखो यहाँ देखो स्कर्स,
ये देख रहे हो लंबा सा बिल्कुल दीवार बना है, किसका दीवार बना है? सैंड्स और ग्रेवल्स का, मतलब कंकड़, मतलब रेत और इसको क्या कहते हैं, रेत और बजड़ी या करके इकट्ठा हो जाए और बिल्कुल लंबा सा ऐसे दीवार बना ले, हम उसको स्कर कह लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आउटवाश प्लेन। तो आउटवाश प्लेन आर ब्रॉड प्लेन्स फॉर्म्ड बाय मेल्ट वाटर डिपॉजिट्स। तो जो भी पानी गला है उसके कारण जो ये रहा आउटवाश प्लेन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सतह बन जाएगी, पूरा पूरा मैदान क्षेत्र बन जाएगा, तो उसको हम कहते हैं आउटवाश प्लेन। क्यों? क्योंकि वहां से वाश होकर के निकल गया ग्लेशियर, अब वहां क्या बन गया है, प्लेन बन गया है, तो हम उसको आउटवाश प्लेन कह देते हैं। हो गया खत्म। अब यहाँ देख लो इन सबकी समरी लिखी हुई है। अब आते हैं वेव और करंट पर। तो पहली बात तो वेव और करंट समझ लो। देखो, हम वैसे तो डिटेल पे जानेंगे जब हम वेव वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हमें सिर्फ लैंडफॉर्म से लेना देना है, फिर भी थोड़ा बेसिक जान लो। वेव ये होता है, तुमने देखा है कि पानी ऐसे 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 वेव दिखाया जाता है। अब वेव में खास बात ये होता है ना कि पानी सिर्फ ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन पानी एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करता है। करंट ये होता है कि पानी का अमाउंट या पानी का जो कंपोनेंट है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा हो, ये दोनों में फर्क होता है। अच्छा, अब इन दोनों के इस मूवमेंट के कारण क्या होता है, अलग अलग चीजें बनती हैं। ठीक है, ये नॉट इम्पोर्टेंट, आप छोड़ सकते हो इसको। और पहले कोस्ट के बारे में देख लो। ठीक है, ये क्योंकि कोस्ट पर डेवलप होते हैं, तटों पर डेवलप होते हैं, तो दो तरह के कोस्ट हमारे को पढ़ने हैं, और इसके अलावा दो और है सब टाइप्स। हाई रॉकी कोस्ट, जिसको हम सबमर्ड भी कह देते हैं। हाई रॉकी नाम से पता चल रहा है कि उसके अगल बगल का जो एरिया है, जैसे कोस्ट है, कोस्ट यानी तट है, तट के पास वाला जो है, वहाँ जो रॉक्स हैं, पत्थर है, चट्टान है, वो हाई हो, ऊंचे हो। ठीक है, तो हम उसको हाई रॉकी हाई रॉकी कोस्ट कह देते हैं, रोस्ट कह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ इरोजन हावी होता है, डिपोजिशन कम होता है, इसलिए ये बनता है। ठीक है, जैसे हमारे भारत के पश्चिमी साइड में, पश्चिमी वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में ये काफी ज्यादा देखने को मिलता है। इसका मेजर लैंड फॉर्म्स क्या क्या देखने को मिलता है, सी क्लिफ, सी केप, सी आर्च, स्टैक, इनको हम पढ़ेंगे अभी आगे। लो कोस्ट में क्या होता है, लो कोस्ट में क्या है कि साइड्स में जो तट के पास वाले जो पहाड़ हैं, चट्टान है, वो ऊंचे ऊंचे नहीं दिखाई देते, छोटे 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 बिल्कुल दिखाई देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, डिपोजिशन हावी होता है, इरोजन कम होता है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, इसका उदाहरण है बीचेस, जो बीच देखते हैं ना, गोवा के बीच, समुद्र वाले तट, और बार स्पीति, ये सब इसके उदाहरण है। ठीक है, चलो अब एक और आ जाता है सबमर्ज कोस्ट और इमर्ज कोस्ट। सबमर्ज कोस्ट यानी निमग्न कोस्ट या निमग्न तट। सबमर्ज कोस्ट होता है वैसा जो सबमर्ज हो, डूबा हुआ ऐसा तट हो जो लगे कि डूब रहा हो। ठीक है, और इमर्ज कोस्ट ऐसा है जो ऐसा लगे कि भाई साहब राइज हो रहा है, ऊपर आ रहा है। ठीक है, सबमर्ज कोस्ट का एक उदाहरण है द्वारका का गुजरात, जो कि पहले ऊंचा था, अब जाकर के डूब गया है। जिससे फिजोर तुमने भी पढ़ा, ये क्या है, वो समुद्र के पानी के नीचे है। एस्चुअरी में भी यही होता है, जो जमा हो रहे हैं ना, वो जमा ऊपर पता नहीं बनाता, वो नीचे जाकर के घुल जाते हैं। ठीक है, चलो ये देख सकते हो, ये है रिट्रीटिंग कोस्ट। ठीक है, या हाईरोकी वाला कोस्ट है, और ये है लोरोकी या फिर इमर्जिंग कोस्ट। ठीक है, चलो अब इरोजनल लैंडफॉर्म्स देखते हैं वेव के द्वारा। पहला आ जाता है सी क्लिफ, सी केव, सी आर्च और स्टैक। सी क्लिफ क्या होता है, यहाँ देखो पिक्चर में समझ में आएगा। ये देखो, जैसे मान लो ये पूरा का पूरा मैदानी क्षेत्र है, मिट्टी का क्षेत्र, ये पानी वाला क्षेत्र, इधर से पानी आ रहा होगा, आ रहा होगा, आ रहा होगा, तो इस मिट्टी को काट रहा होगा, काट रहा होगा, ऐसे काट रहा होगा। तो ये नॉर्मली जो काटा हुआ एरिया दिख रहा है ना आपको, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा, इस कटे हुए एरिया को हम कह देते हैं सी क्लिफ। क्या कहते हैं, क्लिफ कह देते हैं। क्लिफ ऐसे काटा हुआ है। अब इसी क्लिफ में आप देख रहे हो कि यहाँ पर और ज्यादा इंटरनली काट दिया गया है। ठीक है, काट दिया गया। तो अगर इसको इंटरनली काट दिया गया तो इसको कह देते हैं सी केव। क्या कहते हैं, गुफा कह देते हैं। अच्छा, अब मान लो कोई इधर से भी सी ने काट दिया, समुद्र ने इसको काट दिया। अब काटने के बाद क्या हो गया, ये दोनों होल जाकर के मिल गए। क्या हो गया, आर पार दिखाई देने लगा, एक जगह से दूसरी साइड जाने का रास्ता बन गया। तो जब ऐसा हो जाता है तो हम इसको कह देते हैं क्या, सी, सी क्या कहते हैं बताओ, सी आर्च कह देते हैं, सी आर्च कह देते हैं। ठीक है, और स्टैक ये होता है कि जब मान लो ये टूट जाए, जब ये टूट जाए, ठीक है, और टूटने के बाद कुछ हिस्सा बचा हुआ है, ये देख रहे हो टूट करके अलग हो गया, और टूटने के बाद कुछ हिस्सा बचा हुआ है, जमा हुआ है, तो हम उसको सी स्टैक कह देते हैं। ये सारी चीजें बड़े में यहाँ पर लिखी गई हैं, देख सकते हो। ये सारी बातें यहाँ पर लिखी गई जो मैंने आपको बताई हैं, तो घबराना नहीं है। चलो, पांचवा होता है वेब कट प्लेटफॉर्म। वेब कट प्लेटफॉर्म में क्या है कि जैसे यहाँ पर देख रहे हो, ये है वेब कट प्लेटफॉर्म।
कि बिल्कुल देश दुनिया से अलग हो चुका है और बिल्कुल वो ऐसे समान हो गया है। देख रहे हो? कुछ ऊँचा-नीचा कुछ नहीं है, वो बिल्कुल कट के अलग हो गया है, बराबर हो गया है, समान हो गया है। तो हम उसको वेव कट प्लेटफ़ॉर्म कह देते हैं, जो वेव से कट चुका है। अब डिपोज़िशनल लैंडफ़ॉर्म देख लेते हैं वेव करंट में। एक है बीच, एक है बार, एक है स्पिट और एक है लगून। ठीक है? चलो, बीचेस की बात करें तो बीचेस आर डिपोजिशनल फीचर मेड ऑफ सैंड एंड पेबल्स फॉर्म्ड वेयर वेव लूज एनर्जी एंड बीचेस एक्ट एज टेम्पररी सेडिमेंट्री स्टोर्स। यहाँ देखो, ये रहा बीच। बीच क्या होता है? जैसे मान लो तुमने देखा होगा कि बीचेस पर क्या होता है, पानी आ रहा है फिर वापिस जा रहा है, पानी आ रहा है वापिस जा रहा है, पानी आ रहा है वापिस जा रहा है। यहाँ पर क्या करता है पानी? कुछ ना कुछ मटेरियल लेकर के आता है, कुछ ना कुछ मिट्टी लेकर के आता है और यहाँ पर धीरे धीरे जमा देता है, जमा देता है, जमा देता है। तो सब जमने के बाद ये क्या कहलाते हैं? बीज कहलाते हैं। सतह बन जाता है तो बीज कहलाते हैं। अब इसके बाद आ जाता है क्या? इसके बाद आता है बार। बार आर elongated ridges of sand or shingles formed due to wave and current deposition. They may be parallel to the coast. देखो, बार्स क्या होते हैं कि बार्स ये होते हैं कि एक रेत का, ठीक है, या मान लो कंकड़ वगैरह का एक टीला बन जाता है। ये देख रहे हो यहाँ पर इस पिक्चर में, देखो ये बैरियर, या हम बार कह लेते हैं। ठीक है, यह एक बार है, ये देख रहे हो। अगर वो इकट्ठा होकर के ऐसे रिज बना ले, टीला बना ले, तो हम उसको बार कह देते हैं। सिंपल। अब स्पिट क्या होता है? स्पिट आर elongated सैंडी रीचेज अट्रैक्टेड टू लैंड एट वन एंड और फाउंड बाय लॉन्ग शोर करंट। देखो, स्पिट जो होता है एक तरीके का बार ही है, लेकिन उसमें एक चीज है कि एक साइड से वो लैंड से जुड़ा हुआ है, एक साइड से लैंड से जुड़ा हुआ है, तो क्या कहलाता है? स्पिट कहलाता है। ठीक है, जैसे सैंड स्पिट हो गया, ठीक है, तो ऐसे ही स्पिट होता है। अब लगून की बात करें तो लगूनर शैलोअर, शैलो वाटर, ठीक है, और शैलो वाटर बॉडी सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाय द बार्स और स्पिट। जैसे मान लो यहाँ देखो, ये है लगून। अब ये लगून है, अब ये क्या है? कैसा लगून है कि ये पानी आया काट करके इसमें क्या हो गया? जमा हो गया, जमा हो गया, उसके बाद क्या बने? यहाँ पर बार्स बन गया और बार उसके साथ साथ मान लो सैंड स्पिट बन गए और इसने क्या कर दिया? इसको अलग कर दिया। ये देख रहे हो यहाँ पर क्या कर दिए? यहाँ रोक रोक दिए ताकि पानी अंदर ना जाए और इसको अलग कर दिया। अलग कर दिया तो क्या बन गया? लगून कहलाता है जब अलग हो जाता है तो। और इसका पानी स्वैलो होता है, शैलो होता है, मतलब उथला होता है, ज्यादा गहरा नहीं होता। बैरियर बार, बार का ही एक टाइप है। जब बैरियर का काम करने लगे, पानी को अंदर की तरफ लाने दे, तो हम उसको बैरियर कहते हैं। सैंड बार, बार का एक टाइप है, मतलब मिट्टी सैंड का बना हुआ। सिंगल बीचेज, सिंगल बीच, सिंगल का मतलब होता है, शिंगल का भी मतलब होता है कि जो कंकड़ होते हैं ना, उन कंकड़ से बना हुआ। तो कंकड़ जब आकर के इकट्ठा हो जाए और उनसे जब कोई बीच बन जाए तो उसको हम सिंगल बीच कहते हैं। कोस्टल लैंडस्केप नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, तो आप इसको छोड़ सकते हो। अब देखो, इन सब का समरी भी यहाँ पर लिखा गया है, तो आप छोड़ सकते हो, देख सकते हो, जब आपका मन करे, जब आपका एग्जाम हो उस समय जाकर के देख सकते हो। अब आते हैं विंड वाले पर। ठीक है, देखो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रात के बज रहे हैं 2:05। ठीक है, देखो बहुत मेहनत कर लगता है, बहुत एफर्ट लगता है, तुम लोग आते हो और बहुत बच्चे हैं जो अपने तरफ से बहुत कोशिशें कर रहे हैं। अच्छा लगता है देख करके, है ना। मुझे बहुत, मतलब मैं उस चीज़ से फ्री हूँ कि भाई मुझे ज़्यादा वो नहीं करना, मैं कहीं शेयर नहीं करता किसी को, बस अपने ग्रुप में डालता हूँ और बस हो गया। 1-2 दोस्त हैं और वो खुद ही शेयर कर देते हैं, बाकी तो मैं कुछ नहीं करता। बाकी वो आप कर ही रहे हो और होप कि अब और तेज़ी से करोगे। विंड की बात कर लेते हैं, पवन की बात करते हैं। देखो, एयर और विंड में क्या फ़र्क होता है? एयर और विंड में कई बच्चों को पता होगा, कई बच्चों को नहीं पता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं पता है, शर्माने की बात नहीं, इसमें शर्म की बात नहीं है। मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है। सब कुछ सबको सब कुछ नहीं पता होता है। सो एयर क्या होता है? नॉर्मली मान लो कोई गैस है, गैस का एक मिक्सचर है, तो वो एयर कहलाता है, जो मूव नहीं कर रहा हो। लेकिन जब गैस एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा हो, तो हम उसको विंड कह देते हैं। यही एयर जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगे, तब हम उसको विंड कह देते हैं। तो अब इस मूवमेंट के कारण क्या होता है? इसके कारण भी कई सारी चीजें हमारे को दिखाई देती हैं, कई सारे चीजें हमारे देखने को मिलती हैं। चाहे इस विंड के कारण हम देखें कि रेनफॉल होता है या रेनफॉल को इफेक्ट करता है, कई चीजें ये करता है, वो बात की बात है। हमारा आज का जो काम है वो देखेंगे। इससे कौन-कौन सा लैंडफॉर्म बनता है, वर्क इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ छोड़ दो, ठीक है। ये दोबारा आ गया है, इसको हटा सकते हो, मैंने उसमें आपके उसमें हटा दिया। ये इम्पोर्टेंट है। डिफ्लेशन और अब्रेजन, प्रोसेस ऑफ विंड इरोजन। विंड क्या कर सकता है? इरोड कर सकता है, डिपॉजिट कर सकता है। लेकिन इरोजन में 2 तरह के इरोजन करता है, एक होता है डिफ्लेशन और एक होता है एब्रेजन। डिफ्लेशन ये होता है कि जैसे मान लो कि जो लूज पार्टिकल्स हैं, जैसे मान लो कि वेदरिंग के से वो टूट गए थे या अभी टूट करके अलग नहीं हुए हैं, बस हल्के-हल्के उसमें लगे हुए हैं पत्थर से, पहाड़ से।
बट हवा क्या कर देता है, उसको उड़ा देता है, उड़ा दिया, ठीक है। डस्ट वगैरह देखा है ना आपने कि किसी चीज से चिपके में, लेकिन हवा चला तो उसको उड़ा ले गया, तो उसको कहते हैं डिफ्लेशन। अब्रेजन क्या होता है कि सैंड पार्टिकल्स रब अगेंस्ट, जैसे मान लो कहीं से बालू वगैरह उड़ा करके लेकर के आया हवा, और वो क्या कर गया, पहाड़ वगैरह है, पत्थर वगैरह, उससे टकरा करके उसको रगड़ दिया, उसके कारण क्या होगा, टूट करके कुछ ना कुछ उससे गिरने लगा, तो हम उसको अब्रेजन कहते हैं। समझ आ गई बात? तो ये दो चीजें होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इरोजनल लैंडफॉर्म देख लेते हैं, किसके द्वारा, विंड के द्वारा। सबसे पहला लैंडफॉर्म है इरोजनल लैंडफॉर्म, वो है पेडिमेंट। पेडिमेंट आर जेंटली स्लोपिंग रॉक सरफेस एट द बेस ऑफ माउंटेन। देखो पिक्चर में देखो तो समझ आएगा, ये देखो, ये है क्या, माउंटेन्स, ये है, इधर भी क्या है, माउंटेन्स। अब तुम देखो माउंटेन्स के नीचे आओ, यहाँ पर ये वाला एरिया जो सफेद सफेद कलर का दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ पर आप देख पाओगे, ध्यान से देखो तो, कि भाई साहब ये एकदम स्लोप जैसा बना हुआ है, स्लोप जैसा बना हुआ है, तो इसको हम कह देते हैं क्या, पेडिमेंट। जो माउंटेन के बेस के नीचे होता है, बिल्कुल घिस गया हुआ है, ठीक है, घिस गया हुआ है, तो हम इसको पेडिमेंट कहते हैं। जेंटली स्लोपिंग रॉक सरफेस, देख रहे हो ना, वो है तो रॉक का ही सरफेस, लेकिन जेंटली है, बिल्कुल सतह पर है लगभग, ठीक है। और ये किसके कारण हो रहा है, विंड के इरोजन के कारण हो रहा है, ठीक है, और शीट इरोजन कह रहा है। बैकवेस्टिंग नॉट इंपॉर्टेंट। इंसलबर्ग क्या होता है, इंसलबर्ग आर आइसोलेटेड रेसिडुअल हिल्स। देखो यहाँ देखो, ये है इंसलबर्ग, ये इंसलबर्ग। इंसलबर्ग पहले क्या होगा, इस पत्थर का, इस पहाड़ का पार्ट रहा होगा, लेकिन जब ये कट करके, टूट करके, इरोड होकर के अलग हो गया, ठीक है, तब इसको हम कहते हैं इंसलबर्ग। इंसलबर्ग बेचारा अलग हो गया, ऐसे याद रख सकते हैं, इंसलबर्ग कैसा है, अलग हो गया है, इतना ही ध्यान रखना है। पेडिप्लेन की बात कर लेते हैं। पेडिप्लेन, तो ये जो तुमने देखा ना कि पेडिस्टल बना है, पेडिमेंट्स बने हैं, इस पेडिमेंट्स के बाद यहाँ पर देख लोगे क्या, प्लेन बन जाएंगे, यहाँ पर प्लेन बन जाएंगे, ठीक है। इसी पेडिमेंट्स के कारण अगर कोई प्लेन बन रहा है या वहां पर मैदानी क्षेत्र बन रहा है, यही बात आगे चल करके एक्सटेंड होगा, तो क्या बनेगा, मैदानी क्षेत्र बनेगा, और उसी को हम पेडिप्लेन कह लेंगे, ठीक है। अब देखो आ जाते हैं डिफ्लेशन हॉलो पर। डिफ्लेशन हॉलो आर डिप्रेशन फॉर्म ड्यू टू रिमूवल ऑफ लूज मटेरियल और विंड ब्लोज अवे फाइन पार्टिकल्स लिविंग हॉलो बिहाइंड। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो यहाँ पर कोई पार्टिकल्स था, हवा आया, इसको भाग करके लेके चला गया, भाग करके लेके चला गया, तो वहां पर जहां से भाग कर लेके गया होगा, वहां पर छोटे गड्ढे पड़ गए होंगे, उस गड्ढे को डिफ्लेटेड हॉलो कह देते हैं, सिंपल। चलो और आगे बढ़े। ब्लो आउट क्या होता है, ब्लो आउट कुछ नहीं है, डिप्रेशन फाउंड बाय डिफ्लेशन, सिंपल, ठीक है। जो गड्ढा आपने ऊपर देखा था ना, सेम वही ब्लो आउट भी उसी की तरह है, कि मान लो जहां पर कुछ, यहाँ पर कंकड़ है, अब इसको उड़ा करके हवा लेके चला गया, तो वहां पर तो गड्ढा पड़ गया ना भाई, ये कंकड़ चला गया, तो उसको हम ब्लो आउट्स भी कहते हैं, और वो पहले वाला भी देखा जो, वो भी कहते हैं। विंड इरोजन केव, जैसे आपने पानी वाले में देखा था, ग्राउंड वाटर में, वैसे ही यहाँ पर भी हवा से भी केव्स बनते हैं। अच्छा, केव्स को जब दोनों साइड से अगर कोई ज्वाइन कर दे ना, दोनों साइड से अगर कोई ज्वाइन कर दे, जैसे मान लो एक केव है, केव है, जैसे वहां पर ज्वाइन कर रहे थे तो आर्च कर रहे थे, लेकिन अगर ऊपर है, सतह के ऊपर है, और वहां पर केव बन रहा है, गुफा बन रही है, और दोनों साइड होल कर दें हम इसको, दोनों साइड से मिला दें उसको, तो हम उसको कहते हैं टनल। क्या कहते हैं, टनल कहते हैं, टनल कह देते हैं, या सुरंगें कह देते हैं, ठीक है। तो ये तो पता है आपको। मशरूम रॉक, टेबल रॉक क्या होता है, वो भी देख लो, यहाँ देखो, ये देख रहे हो, अगर रॉक तुम देख रहे हो कि पहले कैसे ऐसे पूरा पूरा रहा होगा, लेकिन हवा के कारण इसको उड़ाते 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 पूरा हिस्सा उड़ा ले गया, इधर से पूरा पूरा हिस्सा उड़ा ले गया, ये पूरा देख रहे हो कि मशरूम शेप में बना हुआ है, बच गया है, तो इसको मशरूम रॉक कह देते हैं। टेबल रॉक क्या है कि ये देखो, ये टेबल रॉक, यहाँ देखो तीसरे नंबर पिक्चर में टेबल रॉक है, ये देख रहे हो, ये है टेबल रॉक, ये ऊपर बिल्कुल टेबल सा दिखता है, ठीक है, बाकी साइड से सब उड़ा ले गया हवा, तो ये टेबल रॉक है। अच्छा, ये एक दो साल में नहीं होता है, हजारों लाखों साल लग जाते हैं इनको करने में, ऐसा मत समझ लेना कि सर हवा कैसे उड़ाएगा, लाखों साल लगते हैं इनको करने में, ठीक है। ये केव है, ये क्या है, केव है, ठीक है। चलो सारी चीजें देख ली हमने, आगे बढ़े। अब पेडिस्टल रॉक क्या होता है, पेडिस्टल रॉक सेम वही, पेडिस्टल रॉक देखो, मशरूम रॉक एक तरीके का पेडिस्टल रॉक है, मतलब कि जो ये तुम देख रहे हो ना, ये पहाड़ जो देख रहे हो, इसमें क्या है, नीचे एक डंठल लगी, ऐसा लग रहा है डंडी है, और ऊपर में क्या है, कुछ फल रखा है, तो ये जो डंडी होती है, इसी को हम पेडिस्टल कहते हैं, ठीक है। अब इस पर जो कोई रॉक बन रहा है, इसको हम पेडिस्टल रॉक कह दिए, जैसे इसका एक एग्जाम्पल था, मशरूम रॉक भी इसी का एक एग्जाम्पल है। यार्दंग्स क्या होता है, यार्दंग्स कुछ नहीं होता है, ध्यान से देखो, जैसे ये मान लो पहाड़ रहा होगा, अब इधर से हवा चला तो इधर का भी उड़ा ले गया, और उधर साइड से भी उड़ा ले गया, तो पहले ये चौड़ा हुआ करता था, दोनों साइड से क्या हो गया, उड़ गया है, सिर्फ इतना बच गया है, तो एक हिस्सा पतला वाला जो बच गया, उसको हम यार्दंग कह देते हैं, ठीक है। अब आते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बाई विंड। तो सैंड ड्यून हो गया,
सबसे पहला इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सैंड ड्यून। आपने देखे होंगे रेत के टीले। रेत के टीले कैसे होते हैं? ऐसे देखो, हवा चलती है और ऐसे टीले बन जाते हैं, देख रहे हो आप? ऐसे टीले बन जाते हैं, ठीक है। अब इसका जो है ना, ये डिपेंड करता है हवा के डायरेक्शन पे। इसका जो शेप दिख रहा है आपको, वो हवा के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। इस सैंड ड्यून को हम अलग अलग टाइप से बांटेंगे। सबसे पहला है बारचन्स। बारचन्स आर क्रिसेंट शेप। कैसा शेप होता है? अर्धचंद्रकार बनता है। अर्धचंद्रकार यानी ऐसा बनता है, ठीक है। तो वो कहलाता है बारचन। अच्छा, इसके हॉर्न पॉइंट होते हैं ना, ये होता है हॉर्न पॉइंट। ये जो चांद बनाया ना आपने, आधा चंदा बनाया, इसके कॉर्नर वाले को हम हॉर्न पॉइंट कहते हैं, हॉर्न्स कहते हैं, ठीक है। ये दोनों हॉर्न्स होते हैं कहाँ होते हैं? विंड के डायरेक्शन में, जिधर हवा चल रही है उसी के डायरेक्शन में बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक सवाल बनता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनता है, ये ध्यान रखना आपको। यहाँ देख लो पिक्चर में भी, पिक्चर होगा, पिक्चर कहाँ गया? ये देखो, ये है पूरा का पूरा एक, क्या है ये? तो ये है आपका बारचन, ठीक है। तो बारचन में क्या है? इधर से हवा चल रही है, इसी को हम विंडवार्ड डायरेक्शन कहते हैं और इसको हम लीवार्ड डायरेक्शन कहते हैं, इधर हवा नहीं आ रही, लेकिन इधर से चल रही है ना। तो ये जो कॉर्नर आपको दिख रहे हैं, ये दो कॉर्नर, यही हॉर्न्स कहलाते हैं, ये विंड डायरेक्शन में ही होते हैं। आगे बढ़े, चलो। दूसरा टाइप होता है लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स में क्या होता है? व्हेन सप्लाई ऑफ सैंड इज बहुत पुअर, मतलब सैंड बहुत कम जा रहा हो हवा के थ्रू, और विंड डायरेक्शन क्या है? कांस्टेंट है, बिल्कुल फिक्स है, तो क्या हो जाता है? ऐसे सीधा सीधा ही बन जाता है, ये देख रहे हो? ऐसे सीधा सीधा ही बन जाते हैं, सीधा सीधा, ठीक है, सीधा सीधा ही बन जाते हैं ड्यून्स, ठीक है, सीधा सीधा ही लॉन्गिट्यूडनल बन जाते हैं। ट्रांसवर्स इंपॉर्टेंट। ट्रांसवर्स में क्या होता है ना, कि हवा का जो रुख होता है और हवा का जो डायरेक्शन होता है और जो शेप का डायरेक्शन होता है, उसमें क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ट्रांसवर्स ड्यून्स आर लॉन्ग रिजेस ऑफ सैंड लाइंग परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन। मतलब हवा और सैंड, उन दोनों का डायरेक्शन क्या होता है? यानी रेत का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का होता है, ये ध्यान रखना। जैसे ये देख लो, ऐसे बना है, ऐसे बन रहा है, और हवा कैसे आ रहा है? ऐसे आ रहा है। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो ये 90 डिग्री बन जाता है किसमें? ट्रांसवर्स के केस में, ठीक है। और क्या आता है? और आ जाता है आपका पैराबोलिक। पैराबोलिक जो होता है वो यू शेप का होता है, पहली बात। दूसरा, ये इसका डायरेक्शन जो बाकी सबका देखा ना, उससे रिवर्स होता है। मतलब ये विंडवार्ड साइड में नहीं होता, ये लीवार्ड साइड में होता है, इसलिए इसका नाम रिवर्स बारचन भी है। किसका? पैराबोलिक का। ये देखो यहाँ पर, ये है पैराबोलिक। अब देख रहे हो, सब इधर से हैं, सब इधर से हैं, लेकिन ये किधर से? ऐसे है। ये देख रहे हो, इनके उल्टा साइड में है। तो ये भी हो गया। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है? वो है सीफ डोन्स या सैफ डोन्स। सीफ डोन्स जो होते हैं, इसमें एक बात ध्यान रखनी है। पहला ये कि लॉन्ग नैरो लीनियर होता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसमें सिंगल क्रेस्ट बनते हैं या सिंगल हॉर्न बनते हैं। ये देख रहे हो, विंग बन रहे हो, ये पूरा का पूरा डबल था, लेकिन अब आधा टूट गया, एक ही विंग दिख रहा है, तो ये सीफ है। मान लो सेल्फ है, माने अकेले हैं, ठीक है। तो एक ही विंग बन रहा है सीफ में। इतना ही ध्यान रखना है आपको, जो आपके एग्जाम के लिए काफी है। अब आते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म पे, विंड के द्वारा। वो तो देख ही रहे हैं। दूसरा नंबर क्या है? लोएस पर। लोएस क्या होता है कि जैसे पहाड़ वगैरह से पिघल करके, या बारिश वगैरह के कारण, या किसी चीज के कारण, जब जब ठीक है, ये केमिकल्स होते हैं या सिल्ट होते हैं। सिल्ट सिल्ट मतलब होता है, जैसे मिट्टी के कण होते हैं ना, तो मिट्टी के कण जो बिल्कुल पतले हैं, बिल्कुल छोटे हैं, उसको हम क्ले कहते हैं। और उससे जो थोड़ा सा बड़ा है, उसको हम सिल्ट कहते हैं। तो वो जब आकर के यहाँ जमा हो जाता है, उसको हम लोएस डिपोजिट्स कह देते हैं, ठीक है, या लोएस कह देते हैं। इसी लेयर को हम लोएस कह देते हैं। प्लाया की बात कर लें, तो जैसे तुम अब पहाड़ देख रहे हो, ये दो पहाड़ हो गए, तो इन दोनों पहाड़ के बीच में कई बार देखा होगा कि एक हल्का सा क्या हो जाता है? गड्ढा सा एक होता है, लेक होता है, गड्ढा होता है, इसमें पानी वगैरह मूव करते रहता है। तो अगर ये पानी मूव कर रहा है, तो ये पलाया लेक कहलाता है। अब ये सूख जाता है, ये पलाया कहलाता है, ठीक है। और अगर इस पर सूख जाए, और अगर इस पे अगर मान लो नमक की एक चादर चढ़ जाए, ठीक है, नमक की एक चादर चढ़ जाए, तो हम उसको अल्कली फ्लैट कह देते हैं। सिंपल, बस हो गया। अब इसका समरी यहाँ पर लिखा गया है, यही आपके क्लास में। अगर आपको लिटरली में अच्छा लगा है और इतनी सारी चीजें निकल गई, इतना डिफिकल्ट चैप्टर है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, ये यूपीएससी में या फिर इन सब एग्जाम्स में भी काफी ज्यादा टफ होता है, टफ माना जाता है। तो आप देख लेना। आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आए, एक बार में नहीं आए, दो बार देखो, दो बार नहीं है, तीन बार देखो, बट प्लीज देखो। मेरा नहीं देख रहे हो, कहीं भी देख रहे हो, कोशिश करो, छोड़ो मत कि कोई चीज समझ नहीं है उसको छोड़ दिया सर, नहीं। एक एक सवाल के लिए लड़ो। एक एक सवाल ही तुम्हें बहुत आगे लेकर के जाएगा मेरे भाई। तुम्हें नहीं पता कि एक सवाल का इंपॉर्टेंस कितना है। जो जानता है वो जानता है, मेरे से बेहतर कोई नहीं जान सकता, ठीक है। कभी मौका मिले तो उस पर भी बात करेंगे, बट एक एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना एफर्ट लगा सकते हो लगाओ। आज लगा लो, कल लगाना ही पड़ेगा, इसलिए आज लगा लो।
और लगाओ, उसका रिजल्ट भी तुम्हें मिलेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, इसी साल मिलेगा। ठीक है। सो अगर कोई बच्चा अभी तक है साथ में और उसने अगर टेलीग्राम लिंक ज्वाइन नहीं किया है, ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है, तो आप जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। ये रहा स्कैनर, इसको स्कैन कर लीजिए, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैं क्या करता हूँ कि सबका पीडीएफ वगैरह वहीं दे देता हूँ बच्चों को, बाकी कोई अपडेट होता है तो उनको दे देता हूँ। बाकी आप मन है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यार दोस्तों से करवाइए प्लीज़ यार। और क्या बोलूँ मैं आपको। बाकी आप मेरे छोटे भाई हैं, पढ़ते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए सारे लोग। अच्छी बातें लिखिए, पढ़िए तो, ठीक है, ताकि मुझे भी थोड़ा सा वो हौसला अफजाई होता है, हिम्मत मिलती है, आप लोग अच्छी बातें लिखते हैं तो। चलिए फिर मिलते हैं जल्दी ही अगली क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय, जय हिंद।